जब हमारे मां वसुंधरा पे कोई आंच आने का चांसेस होता है तो टैंकों के ऊपर सवार होने वाले ब्लैक बेरेट पहनने वाले पागल खुद को वीर बोलते हैं, जो अपने वसुंधरा को मुक्त करने के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वीर को हम बताना चाहते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अबाउट द 45 कैवलरी रेजिमेंट जो 1971 के जंग में अपना नाम गोल्ड में लिख के गया है। आज हम बात करेंगे अबाउट दोस टैंक्स जो भारतीय फौज को सपोर्ट देने के साथ बहुत सारे बांग्लादेशी शहर और गांव को आजाद किया था, सिर्फ कुछ PT-76 टैंक्स के सहारे। आइए आज हम जानते हैं अबाउट द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट in the liberation war of Bangladesh. 45 कैवलरी रेजिमेंट का कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल DS जम्वाल। इस कैवलरी रेजिमेंट में 3 फाइटिंग स्क्वाड्रन्स थे और एक सपोर्ट स्क्वाड्रन थे। तो 1971 में ये 4 स्क्वाड्रन्स एक्चुअली वेस्ट बंगाल के कांचरापाड़ा में थे, जो कोलकाता शहर से थोड़ा दूर है। तो ये सारे के सारे टैंक स्क्वाड्रन्स को भारतीय फौज के 2 कोर के एरिया में डिप्लॉय करने के लिए बुलाया गया था। तो आज हम जिस अल्फा स्क्वाड्रन के बारे में बात करेंगे वो कांचरापाड़ा से सिर्फ 4 माउंटेन डिवीजन के ऑपरेशंस के लिए बुलाया गया था। 4 माउंटेन डिवीजन 2 कोर का एक हिस्सा था। सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन से ये डिवीजन का फुल फाइटिंग चला था अप टू द लिबरेशन ऑफ फरीदपुर इनसाइड बांग्लादेश। तो ये एक बात आपको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश की आजादी में जो भी भारतीय फॉर्मेशंस हिस्सा लिए थे वो मैक्सिमम ही काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए बने थे। Most of these fighting formations were deployed in the counter-insurgency operations in the state of Assam, Manipur, Tripura and Nagaland. तो ये सब फाइटिंग फॉर्मेशंस के पास हेवी वेपन्स नहीं थे। 4 माउंटेन डिवीजन जो 2 कोर का एक हिस्सा था अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल MS बरार, वो भी लाइट वेपन से ही आर्म था, डेजिग्नेटेड फॉर माउंटेन वॉरफेयर। तो पहले 4 माउंटेन डिवीजन के अंदर जो भी फाइटिंग फॉर्मेशन, जो भी बटालियंस था, वो उनको काउंटर इंसर्जेंसी रोल से कन्वेंशनल वॉरफेयर के रोल में डिप्लॉय किया गया था। ये सब बटालियंस मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करता था इन दी ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग खुद हिट एंड रन ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे इनसाइड बांग्लादेश ऑन द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। उसके बाद ही ये सब फाइटिंग फॉर्मेशंस अंडर द 4 माउंटेन डिवीजन अंदर जा पाए विद आर्मर एंड एयर सपोर्ट। और मोस्ट ऑफ द हेवी टैंक्स जो भारतीय फौज के पास था, दे वर डिप्लॉयड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, नॉट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट में टैंक टू टैंक बैटल होना बहुत ज्यादा पॉसिबल था। ब्रेकआउट्स के लिए भी टैंक्स बहुत जरूरी था, लेकिन बांग्लादेश में इतना ज्यादा मार्शी और रिवरिंग टेरेन के लिए पाकिस्तानी फौज भी अपना खुद का टैंक्स अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। तो भारतीय ईस्टर्न कमांड को यह अच्छे से पता था कि लाइट टैंक्स का ही यूज से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। मैक्सिमम कुछ मीडियम टैंक्स लाइक द T-55 एंड T-54 कुड बी डिप्लॉयड। तो आर्मर सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो 45 कैवलरी रेजिमेंट वाज मोस्टली आर्म्ड विद PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स। कुछ T-55 मीडियम टैंक्स था, लेकिन मैक्सिमम ही था PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स। तो PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स को अगर आप देखेंगे तो दे आर मोस्टली सुटेबल फॉर रिकी एंड स्मॉल ऑपरेशंस, नॉट फॉर टैंक बैटल्स और फॉर हेवी असॉल्ट फाइटिंग्स। लेकिन PT-76 टैंक्स बहुत ही सूटेबल था बांग्लादेश की टेरेन के लिए। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा मार्श और मडी एरियाज था और बांग्लादेश का रिवर्स को भी क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक वाज केपेबल टू डू दिस। तो अगर आपको दिख रहा है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, इस साइड है बांग्लादेश, इस साइड है इंडिया। तो बांग्लादेश के साइड में है पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन और भारत के साइड में है भारतीय फौज के 2 कोर अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल तपेश्वर नारायण रायना। 2 कोर के अंडर है द 4 माउंटेन डिवीजन एंड द 9 इन्फेंट्री डिवीजन। The 4 mountain division was under the command of Major General MS बरार। 2 कोर के साथ आने वाले थे the 45 कैव फ्रॉम कांचरापाड़ा। आपको दिख रहा है कोलकाता से कांचरापाड़ा का डिस्टेंस, गंगा रिवर के पास से 45 कैवलरी का A स्क्वाड्रन आ रहे थे विद द 4 माउंटेन डिवीजन, द 9 इन्फेंट्री डिवीजन अंडर मेजर जनरल दलबीर सिंह। तो 9 इन्फेंट्री डिवीजन बोयरा सैलिएंट से जाने वाले थे टुवर्ड्स जसोर और बाद में टुवर्ड्स खुलना
और 4 माउंटेन डिवीजन जाने वाले थे टुवर्ड्स जीवन नगर, देन कोटचांदपुर, झिनाइदा, कुश्तिया एंड ऑल द वे टुवर्ड्स फरीदपुर। तो ये था द रूट पाकिस्तानी फौज के 9th इन्फेंट्री डिवीजन, जिसका 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड था जसोर में और 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑपरेट कर रहे थे फ्रॉम झिनाइदा। तो 1971 का जंग ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ था, लेकिन 4 माउंटेन डिवीजन को बुलाया गया था मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने के लिए। नवंबर का महीना 1971 से ही 4 माउंटेन डिवीजन मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करते करते खुद कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, सिर्फ प्रोबिंग एंड हिट एंड रन। तो नवंबर का एंड से ही ये प्लान हो चुका था, इवन बिफोर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, द 4 माउंटेन डिवीजन विद द फुल सपोर्ट ऑफ आर्मर विल गो इनसाइड बांग्लादेश। तो 4 माउंटेन डिवीजन और ए स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी का फर्स्ट हमला होने वाला था ऑन जीवन नगर। पाकिस्तानी फौज के 57 ब्रिगेड का एलिमेंट्स जीवन नगर में था, दरसना में था, अंदुलबाड़िया में था। तो ए स्क्वाड्रन को कृष्णनगर से बुलाया गया था टू स्ट्राइक ऑन जीवन नगर। तो जैसे आपको बताया गया था, द 45 कैवलरी रेजिमेंट हैड PT-76 एम्फीबियस लाइट टैंक्स। तो उसमें से ए स्क्वाड्रन का कमांडर मेजर पी.के. बत्रा था। ये स्क्वाड्रन को 4 ट्रूप्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से एक ट्रूप विल हैव 3 PT-76 टैंक्स ईच। ए स्क्वाड्रन के अंडर था टोटल 14 टैंक्स। तो 4 ट्रूप ऑफ टैंक विथ 3 टैंक ईच मेक्स 12 टैंक्स, और एक था स्क्वाड्रन कमांडर का खुद का टैंक, मेजर पी.के. बत्रा का टैंक, और एक रियर हेडक्वार्टर्स का टैंक। और 2 कोर के माउंटेन डिवीजन जो मेजर जनरल एम.एस. बरार के कमांड में था, उसमें था द 62 माउंटेन ब्रिगेड अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ, द 7 माउंटेन ब्रिगेड अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जैल सिंह, और द 41 माउंटेन ब्रिगेड अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर टॉनी मिशिगन। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड के पास था द 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट, the 9th Dogra Regiment and the 5 Guards। 7 Mountain Brigade के पास था the 2 Naga Regiment, the 5 Jat Regiment and the 22 Rajput Regiment। 62 Mountain Brigade के पास था the 2nd Battalion of the 9th Gurkha Rifles Regiment, the 5th Maratha Light Infantry and the 4th Sikh Light Infantry। तो पाकिस्तानी फौज का 9th Infantry Division ऑपरेट कर रहे थे इन द टाउन्स ऑफ फरीदपुर, मागुरा, झिनाइदा, पाबना, दरसना, कुश्तिया, चुआडांगा, जसोर, चौगाछा और खुलना में। पाकिस्तानी 9th इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर्स था टू द नॉर्थ। पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड वाज ऑपरेटिंग इन द जसोर सेक्टर और 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑपरेट कर रहे थे विद देयर हेडक्वार्टर्स एट झिनाइदा। तो 4 माउंटेन डिवीजन का पहला हमला विद इन्फेंट्री एंड आर्मर सपोर्ट पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ऊपर करना था इन द टाउन ऑफ जीवन नगर, जो बॉर्डर के बहुत ही पास है, फॉर द पुश स्लोली इनटू बांग्लादेश। और 62 माउंटेन ब्रिगेड का 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट एंड द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री वाज चोजन फॉर दिस एक्शन। उनके साथ आने वाले थे द 9th डोगरा रेजिमेंट ऑफ द 41 माउंटेन ब्रिगेड। तो पहले अल्फा स्क्वाड्रन के सारे टैंक्स को कांचरापाड़ा से कृष्णनगर तक लाया गया था, विच इज इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, और फिर यहां से पुश करना था इनटू जीवन नगर। तो जीवन नगर में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर्स था एट द इंस्पेक्शन बंगलो। तो 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और द 9th डोगरा विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स पहले बॉर्डर को क्रॉस करके दौलतगंज एक्सिस से घुसना शुरू किया इनसाइड बांग्लादेश। और ये टैंक्स पहले दौलतगंज एक्सिस को क्लियर करने में हेल्प किया। उसके बाद साउथ ऑफ जीवन नगर तेतुलिया में पहुंच गया था। नाउ द प्लान वाज टू एनसर्कल जीवन नगर बिफोर लॉन्चिंग द अटैक। तो आइए देखते हैं कि भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ने कैसे पाकिस्तानियों को जीवन नगर में घेर लिया था। तो 9 डोगरा और 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ऐसे घुसे इनटू दौलतगंज। उनके साथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स ऑफ PT-76 जो दौलतगंज को क्लियर किया, लेकिन तेतुलिया में पहुंच गए। तो यहाँ पे ये 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा था और इस साइड से जीवन नगर को घेर लिया था। आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर्स है इंस्पेक्शन बंगलो इन जीवन नगर। 9 डोगरा खुद इस बैटल ऑफ दौलतगंज में पार्ट लिया था इस PT-76 टैंक्स के ट्रूप के साथ। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं है,
कि टैंक्स के साथ इन्फेंट्री एक साथ मिलके ऑपरेशंस में जाते हैं। इन्फेंट्री और आर्मर एकदम पास रह के एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। इन्फेंट्री जब चार्ज करता है तो टैंक्स पीछे रह के अपना मेन गन फायर से दुश्मन का पोजीशन, बंकर्स और ट्रेंचेस को तबाह करता है, या मशीन गन फायर से दुश्मन के इन्फेंट्री को पिन डाउन करता है। टैंक्स दूर से अपना गन्स को एक एंगल पे रख के फायर करते करते दुश्मन को क्लियर करता है और इन्फेंट्री आगे बढ़ता है। यही आज का युद्ध का नियम है। और 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री दौलतगंज में पहुंचने के बाद एक डिटोर लेके पूरा हसदा में पहुंच गया। यहाँ पे हसदा पे पहुंच गया और इसको यहाँ से घेर लिया था। तो ये पार्ट इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी फौज जीवन नगर में अभी ट्रैप्ड है। तो अभी बाकी सब टैंक्स, पूरी एंटायर स्क्वाड्रन ऑफ PT-76 टैंक्स अल्फा स्क्वाड्रन के पहुंच गए थे तेतुलिया और दौलतगंज में बैठ गए थे द 9 डोगरा। और तीनों तरफ से एट 11 AM ऑन द 27th of November 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री यहाँ पे बैठ के PT-76 टैंक्स यहाँ पे आके और 9 डोगरा यहाँ पे आके फुल फ्लेजेड हमला लॉन्च किया ऑन जीवन नगर। तो यहाँ पे असॉल्ट इन्फेंट्री को टैंक्स ने बहुत अच्छी तरह सपोर्ट दिया और पाकिस्तानी फौज का इतना नुकसान किया कि पाकिस्तानी फौज जीवन नगर छोड़ के भागने का प्रयास शुरू किया। One troop of tanks under the command of Second Lieutenant Sam Chandavarkar, उनको हसदा के साउथ पे भेजा गया टू कट ऑफ द एस्केप ऑफ द पाकिस्तानीज। उनके अंदर 3 टैंक्स थे और ये टैंक्स यहाँ पे एक रोड ब्लॉक की तरह काम किया और रनिंग अवे पाकिस्तानी फौज को मार के मेन गन और मशीन गन फायर से पूरा नेस्त नाबूद कर दिया था। तो जीवन नगर का इंस्पेक्शन बंगलो कैप्चर होने के बाद द 2nd बटालियन ऑफ द 9 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट जीवन नगर में पहुंच गए। ये बटालियन था फ्रॉम द 62 माउंटेन ब्रिगेड और ये बटालियन भी दौलतगंज में बचे कुछ पाकिस्तानी फौज को क्लियर करते करते जीवन नगर तक पहुंच गए। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायब बिसालदार असी नारायण का टैंक ट्रूप्स 9 डोगरा को बहुत अच्छा फायर सपोर्ट दिया था इन द कैप्चर ऑफ दौलतगंज। दौलतगंज इवेंचुअली 3 PM ऑन द 27th of November तक क्लियर हो चुका था और 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री जो राइट साइड से पहुंच गए थे टुवर्ड्स जीवन नगर अटैक करते करते उनसे भी लिंक अप पॉसिबल हुआ था। दौलतगंज और जीवन नगर अभी भारतीय फौज के कब्जे में था। तो सेकेंड फेज ऑफ अटैक के लिए 2nd बटालियन ऑफ द 9 गोरखा राइफल्स के साथ आया था 3 ट्रूप ऑफ टैंक्स और कंप्लीटली पाकिस्तानी फौज को जीवन नगर से वाइप आउट कर दिया था। जीवन नगर वाज फाइनली इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो आपको शायद ये बल्ज दिखाई दे रहा है 4 माउंटेन डिवीजन के 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 41 इन्फेंट्री ब्रिगेड विथ ए स्क्वाड्रन ऑफ 45 कैवलरी पहुंच गए थे जीवन नगर में। ये बल्ज कैप्चर कर लिया था और पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभी पीछे हट गए थे, लेकिन वो आसपास की एरियाज में अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे और भारतीय फौज के ऊपर हमले का प्लान्स बना रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि भारतीय फौज खुद उनके ऊपर हमला करने वाले थे in the areas of Uthali and Andulbadia. This Indian bulge was going to expand deeper inside Bangladesh. उथाली और दर्शना में हमला करने के लिए भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिविजन्स अभी प्लान बना रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज क्या करेगा? What will the Pakistani forces do in pushing back the Indian army advance? पाकिस्तानी फौज का ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही नाम खराब हो चुका है for their tremendous atrocities on the local people, जिसके लिए मुक्ति बाहिनी दिन रात उनको नेस्त नाबूद कर रहे थे और अभी भारतीय फौज भी आ गए थे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑक्यूपेशन को खत्म करने के लिए। जैसे जैसे भारतीय फौज आगे बढ़ता जाएगा हम देखेंगे कि दुश्मन भी क्या करता है। अभी पहुंचना था टुवर्ड्स उथाली। तो उथाली और अंदुलबाड़ियों को कैप्चर करना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि दर्शना वाज द मेन फोकस ऑफ द एडवांस ऑफ द 41 माउंटेन ब्रिगेड। तो दर्शना को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस को उथाली से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो PT-76 टैंक्स ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन के साथ आने वाले थे द 9 डोगरा रेजिमेंट और the 5th battalion of the 1st Gurkha Rifles Regiment. The 41 Mountain Brigade under the command of Brigadier Tony Michigan was concentrated at Jivan Nagar. 9 डोगरा और 5th battalion of the 1st Gurkha Rifles Regiment और उनके साथ the Alpha Squadron of the 45 Cavalry was targeted to move up to Uthali. तो phase 1 अटैक के लिए 5th battalion of the 1st Gurkha Rifles Regiment under the command of Lieutenant Colonel Chittur Venugopal और उनके साथ 2 troop of tanks from Alpha Squadron उथाली में पहुंच गए और पाकिस्तानी डिफेंसेस के ऊपर 30 नवंबर को बहुत जबरदस्त हमला लॉन्च कर दिया। लेकिन ये दो पलटन जब अपना मूव स्टार्ट किया और टैंक्स भी उनके साथ आने लगे थे, तो अब देखा गया था कि बांग्लादेशी टेरेन बहुत ही खतरनाक और अनफॉरगिविंग था। बहुत ज्यादा हाई एम्बैंकमेंट्स, मार्शेस, पॉन्ड्स, इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा था। उनके साथ गन्ने का खेत से टैंक को पास करवाना भी बहुत डिफिकल्ट था। बहुत थिक मड टैंक्स का मूवमेंट को भी बहुत ज्यादा स्लो कर रहा था। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था फ्रॉम द मूव फ्रॉम मिर्गामारी टू उथाली। तो अल्फा स्क्वाड्रन के 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स गुरखास को बहुत ज्यादा फायर सपोर्ट दिया और पाकिस्तानी फौज को उथाली से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीय टैंक्स का फायर सपोर्ट डिस्टेंस से बहुत ज्यादा इफेक्टिव था पाकिस्तानी बंकर्स को तहस नहस करने के लिए। कुछ बिल्डिंग्स को भी यूज कर रहे थे पाकिस्तानी फोर्सेस फॉर पुटिंग डाउन हेवी मशीन गन फायर ऑन द गुरखास, लेकिन उनको भी भारतीय PT-76 टैंक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 12 नून 30 नवंबर को उथाली वाज फाइनली कैप्चर्ड। तो उथाली में जब 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने हमला किया था, तब पाकिस्तानी फौज के 29 कैवलरी रेजिमेंट के 2 M24 शैफी टैंक्स वहां पे था और ये M24 शैफी टैंक्स गुरखा सोल्जर्स के ऊपर फायर ओपन किए। तब ये जो भारतीय PT-76 टैंक्स फ्रॉम अल्फा स्क्वाड्रन, ये 2 ट्रूप्स आगे बढ़ रहे थे। ये 2 पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक्स को स्पॉट किया। उसी वक्त ये PT-76 टैंक्स ने अपने मेन गन से फायर ओपन किया, लेकिन ये 2 पाकिस्तानी टैंक्स को हिट नहीं कर पाया। ये पाकिस्तानी टैंक्स उथाली से भाग के निकल गया था अपने जवानों को छोड़ के। जब उथाली में 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स पहुंच गए थे, तब 9 डोगरा रेजिमेंट ने अंदुल बारिया में हमला लॉन्च कर दिया। अंदुल बारिया में अबाउट 70 to 80 पाकिस्तानी सोल्जर्स तभी भी अंदुल बारिया रेलवे स्टेशन के पास अपना ट्रेंचेस खोद रहे थे। तब 9 डोगरा ने जबरदस्त हमला एक ट्रूप ऑफ टैंक्स के साथ कर दिया था, लेकिन फायर सपोर्ट का जरूरत था, इसीलिए दूसरा ट्रूप को भी भेजा गया था बाय द सेकंड इन कमांड ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन। और अभी 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स विथ 9 डोगरा अंदुल बारिया में पाकिस्तानियों को डेसिमेट कर दिया था। अंदुल बारिया में पाकिस्तानी फोर्सेस का डिफेंसेस एकदम ही अनप्रिपेयर्ड था और भारतीय PT-76 टैंक्स का हेवी मशीन गन फायर पाकिस्तानी फोर्सेस को अंदुल बारिया छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और this side was also in the hands of the Indian Army. शाम के 5 बजे 30 नवंबर को अंदुल बारिया फाइनली 9 डोगरा रेजिमेंट के कब्जे में था। शायद आपको दिख रहा है जीवन नगर से 41 ब्रिगेड का 2 बटालियन, the 5th बटालियन of the 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट और the 9 डोगरा उथाली और अंदुल बारिया में पहुंच गए हैं और दर्शना के पास भारतीय फौज पहुंच गए हैं। हर एक बटालियन के साथ 2 ट्रूप्स ऑफ PT-76 टैंक्स है फ्रॉम अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। दर्शना, उथाली और अंदुल बारिया आर कनेक्टेड बाय रेल रोड्स। अभी नेक्स्ट टारगेट था टू हिट द टाउन ऑफ दर्शना एंड लिबरेट द बॉर्डर एरिया फॉर सिक्योरिंग द फाइनल मूव डीपर इनसाइड बांग्लादेश। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड का 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल, इस पलटन को टास्क दिया गया था टू अटैक दर्शना। और यहाँ पे हमला करने के लिए ए स्क्वाड्रन का फुल सपोर्ट भी चाहिए था। 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स रेस्पेक्टिवली यहाँ पे था, लेकिन दर्शना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफेंसिव पोजीशंस में पाकिस्तानी बंकर्स था। तो 9 डोगरा का पोजीशन से ये 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स को यहाँ पे उथाली में लाया गया था और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स के साथ ये टोटल एंटायर ए स्क्वाड्रन को टास्क दिया गया था टू अटैक दर्शना। तो पहले देखिए, यहाँ पे है झिनाइदा और यहाँ पे है पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स और यहाँ पे है चुआडांगा
यहाँ पे है कोटचांदपुर और यहाँ पे है दर्शना, एकदम इंडिया के बॉर्डर के साथ। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तानी फौज कोटचांदपुर से जीवन नगर में एक हमला लॉन्च कर सके और दर्शना से उथाली और अंदुलवाड़िया में एक हमला लॉन्च कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी फौज का ये थ्रेट हटाना था और पाकिस्तानी फौज का ये जो चुआडांगा में हेडक्वार्टर्स है, ये दर्शना को इजीली रीइंफोर्स कर सकता है, तो इसको भी रोकना इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तानी फौज को चुआडांगा में भी रोक के रखना था। इसीलिए ये चुआडांगा और झिनाइदा के बीच में जो रास्ता है, द रोड लिंकिंग चुआडांगा एंड झिनाइदा, इस रोड को भी कट ऑफ करना था। तो पहले दर्शना को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था। तो पहला टास्क था कि दर्शना में पाकिस्तानी फौज के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो वहां से जो इंफॉर्मेशन मिला भारतीय फौज को, ये था कि दर्शना टाउन में पाकिस्तानी फौज ने बहुत सारे वेल डिफेंडेड लोकेलिटीज बनाए थे। दर्शना खुद बांग्लादेश का एक मेजर बॉर्डर टाउन है जो एक रेलवे जंक्शन का पॉइंट है। यहाँ से 2 रेलवे लाइन पास करता है वेरी क्लोज टू द जंक्शन वेयर द मासाउभंगा रिवर एंड द भैरव रिवर मीट्स। पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस दर्शना हॉल्ट रेलवे जंक्शन में था और एक डिस्टिलरी फैक्ट्री क्लब में था जिसका नाम था द कैरियस क्लब। इस एरिया में पाकिस्तानी फौज ने अबाउट 15 से 16 बंकर्स बनाए हुए थे और दर्शना रेलवे स्टेशन के पास। तो ये 3 जगह में ये 15-16 बंकर को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दर्शना में जो अटैक होने वाला था वो दर्शना हॉल्ट, फिर कैरियस क्लब और फिर दर्शना रेलवे स्टेशन के थ्रू जाने वाला था। तो 3rd December, द वेरी डे व्हेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, उसी दिन सुबह के 7:30 बजे यह हमला लॉन्च होने वाला था। तो 7 माउंटेन ब्रिगेड से 22 राजपूत को पहले भेजा गया था टू सिक्योर अ फर्म बेस फॉर लॉन्चिंग द असॉल्ट। और असॉल्ट भी 3 फेजेस में होने वाला था। तो फर्स्ट फेज ऑफ असॉल्ट में टैंक्स अंडर मेजर पीके बत्रा और द एंटायर 5th बटालियन ऑफ द 1st गूर्खा राइफल्स रेजिमेंट हमला लॉन्च करेंगे फ्रॉम दैट फर्म बेस सिक्योर्ड बाय द 22 राजपूत। एक अटैक लॉन्च करने के लिए एक फर्म बेस को पहले होल्ड करना पड़ता है और वहां से अटैकिंग ट्रूप्स जाता है। मेजर पीके बत्रा को 9 डोगरा का जो एरिया कैप्चर था, द एरिया ऑफ अंदुलवाड़िया, वहां से उनका टैंक को लाया गया था, इंक्लूडिंग दी अदर 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स, सिर्फ ये हमला के लिए। तो पहले भारतीय आर्टिलरी ने जबरदस्त फायर ओपन किया दुश्मन के पोजीशंस के ऊपर। ये भारी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट इन्फेंट्री और टैंक्स के मूवमेंट को एकदम कवर कर लिया था। आपको पता होगा, कोई भी टैंक अगर मूव कर रहा है तो उसका साउंड बहुत ज्यादा है, तो वो इंजन का साउंड छुपाने के लिए और इन्फेंट्री का मूवमेंट को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा आर्टिलरी शेलिंग किया गया था, जिसके लिए पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स अपने ट्रेंचेस से और बंकर से निकल ही नहीं पाए थे। पाकिस्तानी फौज का जो बंकर था वो रेलवे स्लीपर्स और वैगन्स को यूज करके बनाया गया था। ये बंकर्स के ऊपर ये सब स्लीपर्स और लॉग्स रखे गए थे ताकि आर्टिलरी शेलिंग का श्रैपनल उनका कोई डैमेज ना कर पाए। भारतीय एयरफोर्स से भी छुपने के लिए ये बंकर्स एकदम कैमोफ्लेज थे। पाकिस्तानी फौज दर्शना रेलवे स्टेशन जो डिस्टिलरी था वहां पे कैरियस क्लब वहां पे बैठ गए थे और दर्शना हॉल्ट पे यहाँ पे अबाउट 15 to 16 बंकर्स लेके बैठ गए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बनाए हुए थे। ये है द बॉर्डर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो माथाभंगा रिवर और भैरव रिवर का जो जंक्शन है उसको लेके ही बॉर्डर बनाया गया था और यहाँ पे है इंडिया का गेदे बॉर्डर टाउन और जस्ट ऑपोजिट में ही है दर्शना। तो ये जो रेल लाइन है आपको दिख रहा है, दर्शना हॉल्ट से उथाली को कनेक्ट करता है एंड देन फ्रॉम दर्शना रेलवे स्टेशन टू ऑल द वे टुवर्ड्स चुआडांगा। और ये जो रोड चुआडांगा को कनेक्ट करता है यहाँ पे है लोकनाथपुर। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड का 5 गार्ड्स उसका अल्फा कंपनी को भेजा गया था टू एस्टैब्लिश अ रोड ब्लॉक एंड कट ऑफ द एक्सेस टू चुआडांगा फ्रॉम दर्शना। और ये रोड ब्लॉक को लोकनाथपुर में एस्टैब्लिश किया गया था। तो नाउ रोड ब्लॉक इज सिक्योर्ड एंड फ्रॉम हियर already Uthali was in Indian hands. So 22 Rajput from the 7th Mountain Brigade उसको भेजा गया था to establish a firm base
और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल और अल्फा स्क्वाड्रन उथाली से हमला लॉन्च कर दिए ऑन दर्शना ऑन दिस एरिया। तो भारतीय आर्टिलरी गन्स जब साइलेंस हुए तो गुरखा जवान ने जय महाकाली आयो गुरखाली इस बैटल क्राई से दुश्मन की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनके साथ अल्फा स्क्वाड्रन का टैंक्स अपने टारगेट्स को चूज कर लिया। जैसे आपको पता है कि अल्फा स्क्वाड्रन के PT-76 टैंक्स के ऊपर 76 मिलीमीटर गन्स लगे हुए थे और 2 मीडियम मशीन गन्स थे। तो ये टैंक क्रूज अपने गन्स से हाई एक्सप्लोसिव शेल्स फायर कर रहे थे ऑन दी पाकिस्तानी बंकर्स और एक के बाद एक बंकर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। टैंक्स क्रीपिंग फायर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हर एक ट्रूप 3 बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो 15 से 16 बंकर्स में भारतीय PT-76 टैंक्स ने ही अबाउट 12 बंकर्स को तबाह कर दिया और बाकी 3 बंकर्स को एट द दर्शना रेलवे स्टेशन, कैरियर्स क्लब और दर्शना हॉल्ट पे 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स ने तबाह कर दिया और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल जो खुद बैटल को डायरेक्ट कर रहे थे, सिटिंग ऑन द टैंक ऑफ मेजर PK बत्रा, वो अपने जवान और टैंक्स को इतना स्विफ्टली आगे बढ़ते हुए देख रहे थे और सुबह के 8:15 की 8:30 AM के अंदर द ऑब्जेक्टिव एट दर्शना वाज फाइनली इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। 22 राजपूत के जवान जो पीछे थे वो ताली बजाते बजाते आगे बढ़ रहे थे फॉर द टैंक्स एंड फॉर द गुरखास। 73 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स आ गए थे टैंक्स के लिए सेफ लेन बनाने के लिए ताकि एंटी टैंक माइन और एंटी पर्सनल माइन से टैंक्स का कोई नुकसान ना हो सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल और मेजर PK बत्रा सोच रहे थे कि अभी क्या करें, सेकेंड फेज ऑफ अटैक को लॉन्च करें या जस्ट ये पाकिस्तानी डिफेंसेस को कैप्चर करके बैठ जाए। पाकिस्तानी फौज जो ये ट्रेंचेस और बंकर्स में बैठे थे वो भागने के लिए मजबूर हो गए थे। वो अपना ट्रेंचेस छोड़ के भागना शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक बंकर जब डिस्ट्रॉय हो रहे थे और भारतीय टैंक्स उनको अपना मीडियम मशीन गन फायर से एकदम खात्मा कर दिए थे और उनके साथ गुरखा जवान भी उनका पीछा करके उनको एक के बाद एक मारना शुरू कर दिए थे। तो अभी क्या करें, एक काउंटर अटैक का वेट करें या सेकेंड फेज ऑफ अटैक को लॉन्च करें? तो लेफ्टिनेंट कर्नल वेणुगोपाल और मेजर बत्रा ने सोच लिया कि सेकेंड फेज ऑफ अटैक को पुश किया जाए। इसके लिए एक बार 41 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर को भी कांटेक्ट किया गया एंड ही गिव द ग्रीन सिग्नल फॉर द गो अहेड विद द अटैक। यहाँ पे भारतीय फौज ने अपने टैंक्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज के अंदर एक शॉक, ऑ एंड फियर डाल दिए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी फौज अपना ट्रेंचेस छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो गए थे। सेकेंड फेज ऑफ अटैक को 1 कंपनी फ्रॉम द 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने खुद लीड किया और कैप्चर कर लिए थे और द थर्ड फेज ऑफ अटैक को मेजर PK बत्रा खुद अपने एक ट्रूप ऑफ टैंक्स के साथ और एक और कंपनी फ्रॉम द सेम बटालियन को लीड करके पाकिस्तानी फौज को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिए थे। द एंटायर टाउन ऑफ दर्शना वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। यहाँ पे भारतीय आर्टिलरी, भारतीय टैंक और भारतीय जवान ने टीम वर्क करके ये मिशन को सक्सेसफुल किया, जिसके लिए पाकिस्तानी फौज का मोरल बहुत लो हो गया था। तो देखिए 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट और उनके साथ PT-76 टैंक्स एक के बाद एक पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मैंने यहाँ पे ज्यादा बंकर्स नहीं दिखाए, ज्यादा टैंक्स भी नहीं दिखाए, लेकिन ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंसेस वर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दीज माइटी PT-76 टैंक्स। एक के बाद एक बंकर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे और पाकिस्तानी फौज यहां से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ऑल द वे टुवर्ड्स चुआडांगा, इस रोड को लेके टू गो थ्रू लोकनाथपुर। लेकिन लोकनाथपुर पे तो अल्फा कंपनी ऑफ द 5 गार्ड्स बैठा हुआ है और उसके साथ दर्शना में पाकिस्तानी फौज का हेल्प करने के लिए चुआडांगा से भी पाकिस्तानी फोर्सेस आ रहे थे। तो अल्फा कंपनी ये भागते हुए पाकिस्तानी फौज के सामने पड़ गए थे और पीछे से चुआडांगा से आने वाले पाकिस्तानी फौज के सामने पड़ गए थे। तो ये दर्शना में हमला करते करते भारतीय टैंक्स चांदपुर पे पहुंच गए थे और उनके साथ भारतीय 62 माउंटेन ब्रिगेड से 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स भी आ गए थे। तो ये बटालियन से एक कंपनी और उनके साथ द PT-76 टैंक्स फ्रॉम अल्फा स्क्वाड्रन पहले डेंगापाड़ा में पहुंचे, फिर
भागते हुए पाकिस्तानी फौज को डिस्ट्रॉय करते करते और फिर लोकनाथपुर में अल्फा कंपनी ऑफ द 5 गार्ड्स के साथ ज्वाइन अप होके ये काउंटर अटैक जो चुआडांगा से आ रहे थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चुआडांगा अभी आइसोलेटेड था फ्रॉम दर्शना एंड दर्शना वाज फाइनली लिबरेटेड एंड वाज इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। दर्शना में ऐसा स्विफ्ट विक्ट्री के लिए 5th बटालियन ऑफ द 1st गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को बैटल ऑनर दर्शना दिया गया और अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी को भी बैटल ऑनर दर्शना से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल चित्तूर वेणुगोपाल जो 5th बटालियन ऑफ द 1st गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का कमांडर थे, उनको महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया था। तो these are the final positions of the Indian Army। इस साइड है इंडिया, दिस इज द बॉर्डर, यहाँ पे है गेदे। तो पहले जीवन नगर कैप्चर कर लिया था और ये सब एरिया में एलिमेंट्स ऑफ द 7 माउंटेन ब्रिगेड और द 62 माउंटेन ब्रिगेड फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन बैठे हुए थे। 41 माउंटेन ब्रिगेड पूरी तरह दर्शना में फॉर्म अप हो गए थे। लोकनाथपुर में 5 गार्ड्स बैठा था और दिस इज द रोड कनेक्टिंग चुआडांगा और दर्शना। तो अल्फा स्क्वाड्रन के जो टैंक्स अंडर मेजर पीके बत्रा ये चुआडांगा और दर्शना के जो रोड है यहाँ पे रोड ब्लॉक क्रिएट किए विद द 5 गार्ड्स और ये रोड को एकदम बंद कर दिया। दर्शना में ये पूरा ब्रिगेड फॉर्म अप होने के बाद अभी नेक्स्ट टारगेट था टू मेक दिस बल्ज एडवांस डीपर इनसाइड बांग्लादेश। तो दिस मच एरिया 3 दिसंबर के अंदर ही भारतीय फौज के कब्जे में था। तो द नेक्स्ट एडवांस हेड्स अप टुवर्ड्स कोटचांदपुर एंड डीपर इनसाइड बांग्लादेश। अल्फा स्क्वाड्रन के मोस्ट ऑफ द टैंक्स यहाँ पे ही है। तो अभी ये टैंक्स को यहाँ से डीप एडवांस के लिए बुलाया जाएगा। तो दर्शना में भी भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और पाकिस्तानी फौज को नेस्तनाबूद कर दिया। 3 दिसंबर ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर हो गया था। तो अभी आगे बढ़ने के लिए टू मूव फर्दर डीपर टुवर्ड्स मागुरा एंड फरीदपुर, व्हाट डज द 45 कैवलरी एंड द एंटायर 4 माउंटेन डिवीजन डू? 71 का जंग तो अभी ऑफिशियली शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए क्या होता है। द नेक्स्ट अटैक वाज गोइंग टू बी टुवर्ड्स डीपर इनसाइड बांग्लादेश एंड कोटचांदपुर। दिस पार्ट कोटचांदपुर was the next target। ये रोड्स को एक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो अभी कोटचांदपुर में एडवांस करना क्यों इंपॉर्टेंट था? पाकिस्तानी फौज का 57 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था झिनाइदह में और चुआडांगा और झिनाइदह को कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 माउंटेन डिवीजन का जो जीओसी था मेजर जनरल एमएस बराड़, उन्होंने सोचा कि झिनाइदह में एडवांस करने के बाद to move up to Magura beyond Jhinaidah, the road to advance would be through कोटचांदपुर। कोटचांदपुर से जाना पड़ेगा। तो चुआडांगा में दुश्मन को एंगेज करने का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मोड़ आता है। पाकिस्तानी फौज जो चुआडांगा और झिनाइदह में बैठा था, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट भारतीय फौज का अटैक फ्रॉम दर्शना वुड टेक प्लेस ऑन चुआडांगा। तो चुआडांगा में पाकिस्तानी फौज ने सोचा कि यहाँ का डिफेंसेस को थोड़ा जोरदार किया जाए। तो झिनाइदह से चुआडांगा पे पाकिस्तानी फौज ने रीइंफोर्समेंट्स भेजने का सोच लिया था। तो मीनवाइल भारतीय फौज ने चुआडांगा और झिनाइदह को कट ऑफ करने के लिए एक एरिया चूज किया था जिसका नाम था उत्तर नारायणपुर। तो उत्तर नारायणपुर में एक रोड ब्लॉक बनाने के बाद पश्चिम दुर्गापुर में एक दूसरा छोटा रोड ब्लॉक बनाने के लिए सोच लिया था और उनको सपोर्ट करने के लिए आने वाले थे द PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स फ्रॉम अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड का 5 गार्ड्स को उत्तर नारायणपुर में भेजा गया था, लेकिन इस बटालियन के एक कंपनी को पश्चिम दुर्गापुर में भेजा गया था। 5 दिसंबर के रात को 5 गार्ड्स बटालियन ने 1 कंपनी लेस चित्रा नदी को क्रॉस कर लिया था शिवनगर के पास और उत्तर नारायणपुर में आ गए थे और उनके साथ 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 6 टैंक फ्रॉम द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट भी आ गए थे। और दूसरा जो कंपनी था फ्रॉम द सेम बटालियन, ये पश्चिम दुर्गापुर में पहुंच गए थे विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स
मतलब 3 PT-76 टैंक्स के साथ दोपहर के 1 बजे ऑन द 5th of December ये 2 ट्रूप ऑफ PT-76 टैंक्स चित्रा रिवर को क्रॉस करना शुरू कर दिया टू मूव अप टू उत्तर नारायणपुर। ये टैंक्स के ऊपर बैठ के ही 5 गार्ड्स ने नदी को क्रॉस कर लिया और रोड ब्लॉक्स एस्टैब्लिश कर लिया विथ मशीन गन पोजीशंस। रात के 11 बजे तक ये रोड ब्लॉक सेटअप करना कंप्लीट हो गया था। मीनवाइल पश्चिम दुर्गापुर में तो अलग ही बात हो गया था। वहां के जो लोकल बंगाली लोग ये टैंक्स और 5 गार्ड्स के वो कंपनी के जवानों को देख के बहुत डर गए थे। वो लोग सोचे थे कि ये पाकिस्तानी फौज यहाँ पे आ गए हैं और भागना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला ये तो भारतीय फौज है। इसीलिए वो लोग स्लोगन्स रेस करना शुरू कर दिया, जय बांग्ला, जय बंगबंधु और जय हिंद बोल के। भारतीय फौज के समर्थन में वो लोग आ गए थे। तो वो बंगाली लोग एक्चुअली टैंक क्रूज के लिए कुछ खाना जैसे कि मछली और चाय दिया और इन एक्सचेंज टैंक क्रूज ने उनको उनके खुद के रेशन से राइस और दाल दिया था। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक में है इंडियन आर्म फोर्सेस और ये डॉटेड लाइंस है द कैप्चर्ड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। ये है इंडिया का छोटा पार्ट जो दिखाई दे रहा है। इन रेड में है द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और झिनाइदा में बैठा है द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड। तो रेड डॉटेड लाइंस में है पाकिस्तानी फौज का हेल्ड अप पोजीशंस। चुआडांगा में पाकिस्तानी फौज आइसोलेटेड है, स्वाधी में पाकिस्तानी फौज का एलिमेंट्स है और कोट चांदपुर में है। और स्वाधी में पाकिस्तानी फौज का एक कंपनी स्ट्रेंथ ट्रूप्स था, हेवीली डिफेंडेड लोकेलिटी था, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। और अभी 41 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन द 5th गार्ड्स ये उत्तर नारायणपुर में आ गए थे विद 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स। तो यहाँ पे आने के लिए 5 गार्ड्स का पूरा बटालियन 1 कंपनी लेस चित्रा नदी को क्रॉस कर लिया था, उनके साथ टैंक्स भी क्रॉस किया था। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स मतलब 6 टैंक्स। पश्चिम दुर्गापुर में एक कंपनी फ्रॉम द 5 गार्ड्स आए थे विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स और ये उत्तर नारायणपुर में एक रोड ब्लॉक बना लिया था 5 गार्ड्स ने और पश्चिम दुर्गापुर में एक रोड ब्लॉक बना लिया था। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है द रोड कनेक्टिंग चुआडांगा विद झिनाइदा, द स्ट्रेट रोड इज नाउ कट ऑफ। पाकिस्तानी फौज ना ही यहां से आके कुछ कर सकते हैं ना ही यहां से आके कुछ कर सकते हैं। दिस रोड इज नाउ ब्लॉक्ड। पाकिस्तानी फौज को चुआडांगा को कनेक्ट करने के लिए विद झिनाइदा हैव टू टेक आउट द 5 गार्ड्स विद 3 ट्रूप ऑफ टैंक्स, मतलब ये 2 ट्रूप्स और ये 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स। तो अभी देखते हैं व्हाट हैपेंस on this roadblock area with the 5 guards and these 3 troop of tanks. तो 5 guards का ये पलटन except for 1 less company और 2 troops of tanks जब उत्तर नारायणपुर में अपना रोड ब्लॉक सेट कर लिया था, उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने चुआडांगा के रूट से स्पॉट किया कि 8 पाकिस्तानी व्हीकल्स उनके रोड ब्लॉक की तरफ आ रहे हैं। ये कॉन्वॉय चुआडांगा से झिनाइदा जा रहे थे और उनको ये रोड ब्लॉक के बारे में एकदम ही पता नहीं था। ये कॉन्वॉय को एकदम इंटैक्ट कैप्चर किया जा सकता था, लेकिन somebody from the 5 guards ने अपना फायर खोल दिया था। There are always some itchy trigger fingers और ये फायरिंग के लिए पाकिस्तानी फौज जो ये कॉन्वॉय में था वो भी स्प्रेड आउट होके रिटर्न फायर खोल दिया था on the 5 guards and the 2 troops of tanks। लेकिन एक्यूरेट टैंक का मेन गन का फायर और इन्फेंट्री का मशीन गन का फायर के लिए पाकिस्तानी फौज अपना व्हीकल्स छोड़ के चुआडांगा की तरफ भाग गए थे। अगर ये पाकिस्तानी फौज किलिंग जोन की तरफ और भी आगे आ जाते थे तो उनको और भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया। उसी रोड ब्लॉक पे दिसंबर के 6 तारीख सुबह के 11 बजे झिनाइदा से चुआडांगा की तरफ एक और पाकिस्तानी कॉन्वॉय जा रहा था और ये कॉन्वॉय ये सेम रोड ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो पाकिस्तानी ट्रक्स था, कुछ ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और 10 पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया था बाय द एक्यूरेट फायर ऑफ द 5 गार्ड्स एंड द PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स। और एक पाकिस्तानी आर्टिलरी गन को भी कैप्चर किया गया था। 2 बजे 5 गार्ड्स के जो रोड ब्लॉक था, दोनों रोड ब्लॉक्स के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने चुआडांगा से बहुत भारी भरकम आर्टिलरी फायर खोल दिया था। ये आर्टिलरी फायर 5 गार्ड्स के पोजीशंस के ऊपर बारिश की तरह गिर रहा था और 5 गार्ड्स को पिन डाउन कर दिया था। इस आर्टिलरी फायरिंग की वजह से पाकिस्तानी फौज फ्रॉम चुआडांगा स्टार्टेड टू एडवांस और इनका प्लान था रोड ब्लॉक के ऊपर भारी हमला करके ये रोड ब्लॉक से 5 गार्ड्स को खत्म कर देना।
आर्टिलरी फायर एक जबरदस्त कवर दिया था ये पाकिस्तानी फौजियों के लिए। लेकिन तब जेसीओ नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस अपना ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स लेके एडवांसिंग पाकिस्तानी फौज को पीछे से फ्लैंक कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली तब उन्होंने अपना रेडियो कांटेक्ट खो दिया था विद मेजर पीके बत्रा, द अल्फा स्क्वाड्रन कमांडर, और कोई भी ऑर्डर्स ले नहीं पाया। तब नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस ने अपना दिमाग लगा के पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला खोल दिया था विद हिज ट्रूप ऑफ टैंक्स, और ये टैंक्स पाकिस्तानी काउंटर अटैक को एकदम क्रश कर दिया। बाद में 5 गार्ड्स भी असॉल्ट में ज्वाइन किया और ये पाकिस्तानी काउंटर अटैक को एकदम नेस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन एक दफादार जो एक टैंक को कमांड कर रहे थे वो इस असॉल्ट में मारे गए थे क्योंकि एक श्रैपनल उनके गले में लग गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान और एक जीप को कैप्चर किया गया था। ये पाकिस्तानी जवान घायल थे। तो ये हमले में ये क्लियर हो चुका था कि पाकिस्तानी फौज उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक और पश्चिम दुर्गापुर के रोड ब्लॉक को तोड़ने में नाकाम रहा था। चुआडांगा और झिनाइदा अभी भी डिस्कनेक्टेड था। माउंटेन ब्रिगेड को झिनाइदा की तरफ आगे बढ़ने के लिए चूज किया गया था। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड के साथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण वो जाने वाले थे। तो झिनाइदा में जाने के लिए स्वाधि से गुजरना पड़ता है और स्वाधि में ये पता चला था कि पाकिस्तानी फौज का सिर्फ एक प्लेटून फ्रॉम द 50 पंजाब ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी स्वाधि में प्रेजेंट था। तो भारतीय फौज ने सोचा कि ये तो बहुत इजी टारगेट है, इसको इजीली क्रश किया जा सकता है। तो 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री का पूरा बटालियन जो 62 माउंटेन ब्रिगेड का लीडिंग बटालियन था और ये 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण ने हमला कर दिया स्वाधि पे। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि स्वाधि का डिफेंसेस बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे एक प्लेटून ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं था बल्कि यहाँ पे एक कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स था और यहाँ का ट्रेंचेस और बंकर्स बहुत ही फोर्टिफाइड और हेवीली डिफेंडेड था। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान पिन डाउन हो गए थे फ्रॉम हेवी मशीन गन फायर और यह भी पता चला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटी टैंक डिफेंसेस था और एंटी टैंक माइंस भी था। नायब रिसालदार अथी नारायण का ट्रूप ऑफ टैंक्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 62 माउंटेन ब्रिगेड का 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और उनके साथ द ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार अथी नारायण ने पहले स्वाधि में हमला कर दिया था। लेकिन इस हमले को पाकिस्तानी फौज जो स्वाधि में बैठा था उसने रिपेल कर दिया। फिर बाद में पश्चिम दुर्गापुर से ये ट्रूप ऑफ टैंक्स को लाया गया था टू जॉइन इन द असॉल्ट। दिस ट्रूप ऑफ टैंक्स वाज अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर। The battle of Swadhi was going to be one of the bloodiest and goriest battle on the operations area of the 2 corps क्योंकि यहाँ पे हमले के वक्त भारतीय PT-76 टैंक्स पाकिस्तानी डिफेंसेस और ट्रेंचेस के ऊपर से गुजर गए थे। ये टैंक्स अंडर हेवी पाकिस्तानी मशीन गन फायर आगे बढ़ रहे थे और सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के एक टैंक एंटी टैंक माइन के एक्सप्लोजन के कारण एकदम डैमेज हो चुके थे और उनके ड्राइवर को भी गंभीर चोट आया था। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने स्वाधि में हमला करने के लिए असॉल्ट ग्रुप्स का फॉर्मेशन बना लिया था। तो यहाँ पे टैंक्स को पुश ऑफ कर दिया था इन्फेंट्री के आगे और टैंक्स आगे बढ़ते रहे और पीछे इन्फेंट्री आ रहे थे। तो पहले टैंक से पाकिस्तानी बंकर्स को निशाना बना के अपने मेन गन का फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये टैंक्स दुश्मन के ट्रेंचेस के ऊपर चढ़ गए थे और पाकिस्तानी फौज को अपने ट्रैक्स के नीचे पीस के मार दिए थे। पाकिस्तानी फौज अपने ट्रेंचेस छोड़ के भागने की कोशिश किए तब ये टैंक का क्रूमैन अपने हेवी मशीन गन फायर से ये सब पाकिस्तानी जवानों को मार दिए थे। जो भी भागने के टाइम अनसक्सेसफुल रहे थे उनके ऊपर से टैंक चढ़ा दिए थे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के ट्रूप ऑफ टैंक्स में से जो टैंक एंटी टैंक माइन के विस्फोट से घायल हुआ था वो एकदम इमोबाइल हो गया था। लेकिन वो टैंक रुक के अपना हेवी मशीन गन फायर और अपना मेन गन का फायर से भारतीय फौज के 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को आगे बढ़ने में सहायता करता रहा
और मेन गन फायर से दुश्मन को डिस्ट्रॉय करता रहा। तो नायब मिसालदार अति नारायण का जो ट्रूप ऑफ टैंक्स, मतलब ये जो 3 टैंक्स आगे बढ़ रहे थे, ये 3 टैंक्स का कमांडर खुद अपने टैंक के क्यूपोला हैचेस को खोल के बैटलफील्ड में दुश्मन के ऊपर नजर रख के ऑर्डर्स पास करके अपने टैंक को आगे ले रहे थे दुश्मन की तरफ। इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने जो हैवी आर्टिलरी फायर कर रहे थे टू पिन डाउन द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री, उस आर्टिलरी शेल्स के एक्सप्लोजंस के लिए श्रैपनल बर्स्ट उन सब को वुंडेड कर दिए थे। क्यूपोला हैच ओपन था और सबके नेक और सर पे कुछ ना कुछ चोट लगा था। और जो भी बंकर्स और ट्रेंचेस को ये 6 टैंक्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे, उनको 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने आगे बढ़ के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। भारतीय PT-76 टैंक्स पीछे से ये सब डिफेंसेस को आउटफ्लैंक भी करे थे, और जब ये सब टैंक्स ने पाकिस्तानी डिफेंसेस और बंकर्स के ऊपर चढ़ गए थे तो ये बंकर्स क्रश होके नीचे गिर गए थे टैंक के वजन के लिए। और जो पाकिस्तानी जवान ये सब बंकर्स में थे, दे वर ऑल बरीड अलाइव, वो लोग क्रश होके मारे गए थे। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जो ब्रावो कंपनी मेन असॉल्ट को लीड कर रहा था, ये कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनमें से 16 जवान कैजुअलिटीज बन गए थे। 28 पाकिस्तानी जवान वो ट्रेंचेस में ही मारे गए थे। कुछ तो PT-76 टैंक्स के ट्रैक्स के नीचे कुचल के मारे गए थे, और कुछ ओपन एरिया में भागने के वक्त गोलियों के बौछार से मारे गए थे। यहाँ का टेरेन बहुत ज्यादा फेवरेबल था ये 6 टैंक्स को आगे बढ़ के दुश्मन का खात्मा करने के लिए। यहाँ पे अपना वीरता और लीडरशिप स्किल्स दिखाने के लिए वुंडेड नायब मिसालदार अति नारायण को मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था। स्वाधि आजाद होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल तपीश्वर नारायण रायना 2 कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, वो खुद आए थे और इतने सारे पाकिस्तानी जवानों का लाश जो टैंक्स के ट्रैक्स के नीचे कुचल गए थे, गोलियों से मारे गए थे, मेन गन का फायरिंग से मारे गए थे, इन सब को देख के जनरल साहब बोले थे कि उनके खुद के ऑपरेशनल एरिया में दिस इज द ब्लडिएस्ट बैटल एवर फॉट। एज ऑफ नाउ स्वाधि से पाकिस्तानी फौज को खत्म कर दिया। तो अभी दिस मच एरिया वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। पश्चिम दुर्गापुर और स्वाधि का भी लिंकअप हो गया था एंड चुआडांगा वाज स्टिल आइसोलेटेड। अभी बाकी था टू एडवांस टुवर्ड्स कोट चांदपुर एंड लिबरेट झिनाइदा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक में है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पोजीशंस, 7 माउंटेन ब्रिगेड, 62 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड, और रेड में है पाकिस्तानी फौज के पोजीशंस। ये रोड्स है एंड दिस इज द चित्रा रिवर, जिसको क्रॉस करके 5 गार्ड्स ऑफ द टैंक्स ने रोड ब्लॉक एस्टैब्लिश किया। ब्लैक डॉटेड लाइंस में है द पोजीशंस ऑफ द इंडियन आर्मी, जो पोजीशंस भारतीय फौज ने कैप्चर करके रखे थे, और रेड डॉटेड लाइंस में है द एरियाज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो नेक्स्ट टास्क था भारतीय फौज का कोट चांदपुर के रूट से झिनाइदा में हमला करना। तो अभी तक अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट का क्या हालत था, अगर आप देखेंगे तो उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक में दफादार जी शिशुपालन was killed in action in the battle of स्वाधि। एक PT-76 टैंक एक एंटी टैंक माइन के ऊपर से चला गया था, जिसके लिए उसको बहुत भारी नुकसान हो गया था और ड्राइवर को गंभीर रूप से चोट आया था। दिस टैंक was out of action। तो बैटल ऑफ स्वाधि में सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के ट्रूप ऑफ टैंक्स में से ये टैंक आउट ऑफ एक्शन था। तो 2 टैंक्स इंक्लूडिंग समीर चंद्रवरकर का टैंक अभी भी फुल्ली फंक्शनिंग ऑर्डर में था। तो ये 2 PT-76 टैंक्स लेके 9 डोगरा रेजिमेंट ने कोट चांदपुर पे एडवांस किया। तो कोट चांदपुर में दुश्मन अभी भी अपना ट्रेंचेस खोद रहे थे और कुछ जगह में हैवी मशीन गन सेटअप कर लिए थे। तो पाकिस्तानी फौज एकदम ही रेडी नहीं था, लेकिन कुछ जगह से पाकिस्तानी फौज अपना हैवी मशीन गन का फायर ओपन कर दिया था ऑन द 9 डोगरा रेजिमेंट और ये 2 टैंक्स के ऊपर। यहाँ पे 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स था, जिनको इजीली 9 डोगरा ने और ये 2 टैंक्स इंक्लूडिंग समीर चंद्रवरकर ने फायर ओपन करके वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ पे पाकिस्तानी फौज
कुछ भी कर नहीं पाए थे और कोट चांदपुर से सिर्फ भाग गए थे। तो दिस मच एरिया वाज आल्सो नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अभी 9 डोगरा और 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट सैम चंद्रवरकर कोट चांदपुर में है। द नेक्स्ट टास्क वाज टू एडवांस टुवर्ड झिनाइदा। झिनाइदा में पाकिस्तानी फौज के 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूप्स था। अभी हम थोड़ा झिनाइदा के डिफेंसेस के बारे में जानेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन द 9 डोगरा रेजिमेंट एंड द ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट सैम चंद्रवरकर tries to attack Jhinayda through this route by moving through Kaliganj. तो डिफेंडर्स ऑफ झिनाइदा, ये एक कंपनी ऑफ पाकिस्तानी फौज के पास एंटी टैंक माइंस था और ये लोग एंटी टैंक डिचेस भी बना चुके थे ताकि भारतीय टैंक्स आगे ना बढ़ पाए, और उसके साथ हेवीली डिफेंडेड मशीन गन नेस्ट और बंकर बना चुके थे जहां से एक्यूरेटली फायर करके भारतीय फौज के सभी अटेम्प्ट्स को पीछे धकेला जा सके। तो 7 दिसंबर के सुबह में फर्स्ट हमला झिनाइदा में लॉन्च किया द 9 डोगरा रेजिमेंट और द 2 टैंक्स लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर। ये 1 बटालियन और 2 टैंक्स ने सुबह के 9:30 बजे ये हमला लॉन्च किया, लेकिन इस हमले को पीछे धकेला गया बाय द सुपीरियर डिफेंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एट झिनाइदा। भारतीय टैंक्स एंटी टैंक डिचेस के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और 9 डोगरा मशीन गन फायर के लिए पिन डाउन हो गए थे। तो नायब रिसालदार अत्थी नारायण का ट्रूप ऑफ टैंक्स जो पश्चिम दुर्गापुर में था, जिसको बैटल ऑफ स्वाति में लाया गया था और जो बैटल ऑफ स्वाति में हिस्सा लिया था और उसके बाद फिर से पश्चिम दुर्गापुर में लौट गए थे, उनके ट्रूप ऑफ टैंक्स को बुलाया गया था पश्चिम दुर्गापुर से सीधा 9 डोगरा और सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के टैंक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी 2 टैंक्स और उनके साथ 3 एडिशनल टैंक्स आ गए थे, लेकिन ये 5 टैंक और 1 बटालियन ऑफ इंडियन ट्रूप स्टिल झिनाइदा के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाए। पाकिस्तानी फौज अभी भी डटे हुए थे और हेवीली डिफेंड कर रहे थे झिनाइदा को। एंटी टैंक डिचेस इतना ज्यादा था कि भारतीय टैंक आगे बढ़ के 9 डोगरा को फायर सपोर्ट दे ही नहीं पा रहे थे। वो टैंक्स थोड़ा पीछे था, अपना मेन गन का फायर और अपना हेवी मशीन गन फायर से ही थोड़ा थोड़ा फायर सपोर्ट दे रहे थे। तभी उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक पे मेजर पीके बत्रा को कांटेक्ट किया गया और मेजर पीके बत्रा खुद अपना टैंक और 2 और टैंक्स, मतलब एक ट्रूप ऑफ टैंक्स लेके उत्तर नारायणपुर से झिनाइदा के असॉल्ट में ज्वाइन कर लिए। अभी सोचिए, टोटल था 5 टैंक्स और अभी 3 एक्स्ट्रा टैंक्स, 8 टैंक्स लेड बाय मेजर पीके बत्रा बहुत भारी भरकम हमला लॉन्च कर दिया ऑन झिनाइदा। और इसी हमले में पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस टूट गया। दोपहर के 12 बजे जब मेजर पीके बत्रा अपना टैंक्स के साथ ज्वाइन किए, तभी से ही भारतीय फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इंक्लूडिंग दी 8 PT-76 टैंक्स, और दोपहर के 2 बजे तक झिनाइदा आजाद हो चुका था। पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था। झिनाइदा का बैटल में 24 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे और 1 घायल हुआ था, जिसको बाद में कैप्चर कर लिया गया था। 30 पाकिस्तानी व्हीकल्स को कैप्चर किया गया था और उसके साथ असॉर्टेड स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हेवी आर्टिलरी वेपन्स एंड एम्यूनिशन इंक्लूडिंग मोर्टर का एम्यूनिशन और मोर्टर ट्यूब्स, और उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन। ये डॉक्यूमेंट्स और मैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारतीय फौज के एडवांस के लिए। बहुत सारे डंप स्टोर्स भी कैप्चर्ड हुए थे। मेजर जनरल MS बरार, जो 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर थे, वो खुद मेजर पीके बत्रा से मिले और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। इवेंचुअली पाकिस्तानी फौज जो चुआडांगा में बैठा था, वो भी भारतीय फौज के पास सरेंडर कर दिया था। 9 दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, GOC ऑफ ईस्टर्न कमांड, खुद झिनाइदा शहर में आए थे और मेजर जनरल MS बरार और ब्रिगेडियर टॉनी मिशिगन से मिले थे। ब्रिगेडियर मिशिगन को प्रेज करते हुए यह बोला था कि 41 ब्रिगेड ने झिनाइदा को आजाद करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो शायद आपको लग रहा है कि ये ग्रीन में क्या है, तो आपको शायद पता होगा कि भारतीय फौज के 2 कोर का हिस्सा था द 4 माउंटेन डिवीजन, जिसका फाइटिंग फॉर्मेशन ने झिनाइदा को आजाद किया था।
लेकिन 2 कोर का एक दूसरा डिवीजन था, द 9 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसका कमांडर था मेजर जनरल दलबीर सिंह। तो 7th of December के अंदर झिनाइदा आजाद हुआ था बाय द एफर्ट्स ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल MS बरार, और उसी दिन में जसोर भी आजाद हुआ था। तो ये 2 डिविजन्स पैरेलली चल रहे थे और ये 2 डिविजन्स पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के खिलाफ फाइटिंग कर रहे थे। तो मागुरा में अभी था पाकिस्तानी फौज का 9 डिवीजन का हेडक्वार्टर्स, और झिनाइदा को कैप्चर करने के बाद 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एलिमेंट्स कुश्तिया में चले गए थे और मागुरा में कुछ एलिमेंट्स रह गए थे, और इसी पाकिस्तानी डिवीजन का 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड भागते भागते जसोर आजाद होने के बाद खुलना की तरफ जा रहे थे। तो इस जंग का नेक्स्ट पार्ट था कि कौन सा भारतीय फौज का डिवीजन पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का सरेंडर ले पाए। वुड इट बी द 9 इन्फेंट्री डिवीजन या भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन? तो अगर आप देखेंगे कि 9 इन्फेंट्री डिवीजन के पोजीशन से जो जसोर में अभी धीरे धीरे 7th of December में कॉन्सेंट्रेट हो रहा था इनके फोर्सेस, यहां से मागुरा का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 4 माउंटेन डिवीजन का जो पोजीशन है एट झिनाइदा यहां से थोड़ा पास है। यह तो तय था कि अगर मागुरा में हमला होगा और पाकिस्तानी फौज अगर इस हमले को टैकल नहीं कर पाए तो वो लोग मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर में चले जाएंगे। तो ये एक रेस था बिटवीन द 9 इन्फेंट्री डिवीजन एंड द 4 माउंटेन डिवीजन कि कौन पहले पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो था मेजर जनरल MH अंसारी, उनका सरेंडर ले सके। तो ये दोनों भारतीय डिविजन्स अभी टारगेट कर चुके थे मागुरा। नाउ द रेस टू मागुरा बिगिंस। तो झिनाइदा कैप्चर होने के बाद द नेक्स्ट डे मेजर जनरल MS बरार मेट मेजर PK बत्रा और उनको बताया कि जल्दी से जल्दी बाकी फाइटिंग फॉर्मेशंस के साथ जितना जल्दी हो सके मागुरा में पहुंचिए। तो मेजर PK बत्रा 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स को झिनाइदा में छोड़ गए थे, मतलब 6 टैंक्स, और बाकी टैंक्स लेके वो खुद मागुरा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दिस वाज अ स्विफ्ट मूवमेंट। पुराना ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स यूज करके भारतीय फौज के ये टैंक्स और इन्फेंट्री ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स मागुरा। 62 माउंटेन ब्रिगेड यहाँ पे मेजर PK बत्रा के साथ आगे जा रहे थे। तो मेजर PK बत्रा के 6 PT-76 टैंक्स के साथ 1 कंपनी ऑफ स्कॉट आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स फ्रॉम द 7th पंजाब ऑफ द 9 इन्फेंट्री डिवीजन, ये व्हीकल्स को दिया गया था टू अकम्पनी द ब्लिट्जक्रीग टुवर्ड्स मागुरा। लेकिन भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन जो जसोर में कॉन्सेंट्रेट हो रहा था उनको एक डिजास्टर स्ट्राइक किया। 9 इन्फेंट्री डिवीजन को 2 पैराशूट बटालियंस दिया गया था फ्रॉम द 50th इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो द 7 पैरा एंड द 8 पैरा, ये पैरा बटालियन के रोल में नहीं था, पैराशूट से डिप्लॉय नहीं हुआ था, बल्कि ये ग्राउंड फोर्सेस की तरह डिप्लॉय हो गया था। और उनके साथ ब्रावो स्क्वाड्रन फ्रॉम द 45 कैवेलरी रेजिमेंट ये जा रहे थे फ्रॉम जसोर टुवर्ड्स मागुरा। लेकिन पाकिस्तानी फौज का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस था एट खजूरा, और खजूरा में बहुत भारी भरकम फाइटिंग हुआ अगेंस्ट द पाकिस्तानी डिफेंडर्स, और यहां पे ब्रेवली फाइट करते करते 7 पैराशूट बटालियन का कमांडर मारे गए थे, और ये 2 पैरा बटालियंस और ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट अटक गए थे जस्ट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ मागुरा। यहां पे थोड़ा ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था भारतीय फौज का, लेकिन तब तक अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट और 62 माउंटेन ब्रिगेड कमांडेड बाय ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ये दोपहर के 2 बजे ऑन द 8th of December मागुरा में पहुंच गए थे। पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स मागुरा को छोड़ के मधुमती रिवर क्रॉस करके फरीदपुर की तरफ भाग रहे थे, और ये भारतीय फाइटिंग फॉर्मेशंस और मेजर PK बत्रा जो खुद अपने टैंक्स को लीड कर रहे थे, इन टैंक्स के ऊपर बहुत भारी भरकम आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी फौज तो मारते मारते मागुरा को क्रॉस करके मधुमती नदी के पास पहुंच गया था, लेकिन इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाए। पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एलिमेंट्स भाग के कुश्तिया पहुंच गए थे, और अभी ये 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कट ऑफ था फ्रॉम मागुरा एंड फरीदपुर,
जहां पे पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स अभी बेस्ड था अपने बचे कुचे फौज के साथ। 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और मेजर जनरल एमएच अंसारी जो जीओसी था पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का, इनका लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था और मेजर जनरल अंसारी के साथ 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड अकेला कुश्तिया में था और पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर से भाग के खुलना में अकेला लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। पाकिस्तान के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स का एलिमेंट्स और अपने बचे कुचे फोर्स फरीदपुर में आइसोलेटेड थे और उनके बीच और भारतीय फौज के बीच ऑब्स्टेकल था द मधुमती रिवर। अभी अगर आप देखेंगे तो इजीली भारतीय PT-76 टैंक्स और भारतीय फोर्सेस फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन इजीली मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर में पहुंच के मेजर जनरल एमएच अंसारी का सरेंडर ले सकते थे। 9 दिसंबर के अंदर मधुमती रिवर के ईस्टर्न कोस्ट में भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड ने अपना कंसंट्रेशन बना लिया था और मगुरा को कैप्चर करने में ज्यादा फाइटिंग हुआ ही नहीं था। पहले पाकिस्तानी फौज मगुरा से भागने के वक्त मुचाखली नदी को क्रॉस किया और वहां से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दिया था भारतीय फौज के ऊपर, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बाद में वो लोग मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर की तरफ भाग गए थे। तो ये है अपडेट बाय द मॉर्निंग ऑफ द 9 दिसंबर। दिसंबर के 9 तारीख के अंदर फ्रंट लाइंस पूरा ही चेंज हो चुके हैं। मगुरा भारतीय फौज के कब्जे में है और पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का बचे कुचे फोर्स भाग के मधुमती रिवर के ईस्ट बैंक पे अपना पोजीशंस बना चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया में है। पाकिस्तानी फौज अभी एकदम कॉर्नर्ड है। पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स और खुद उसका जीओसी एकदम कॉर्नर्ड है। जस्ट टू द ईस्ट लेस फरीदपुर। भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन जो ग्रीन में है ये अभी भी आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स टू लिंक अप विद द 4 माउंटेन डिवीजन। 4 माउंटेन डिवीजन का ये पूरा बल्ज एक्सटेंड्स ऑल द वे अप टू द वेस्ट बैंक ऑफ द मधुमती रिवर। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स और एक कंपनी ऑफ स्क्वाड APC फ्रॉम द 7 पंजाब मगुरा में था। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स और बाकी फोर्सेस फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन जिनाइदा में था। अभी पाकिस्तानी फौज के ऊपर लास्ट तमाचा मारने का शॉट था एट कुश्तिया। कुश्तिया में ये बचे कुचे फोर्सेस फ्रॉम द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड था और इनको परमानेंटली डेसिमेट करना भारतीय फौज का टास्क था। अभी तक ऑपरेशंस बिल्कुल बिंदास एंड सुपर्ब रहा है। अल्फा स्क्वाड्रन एकदम विजय की तरह मगुरा में पहुंच गए हैं जस्ट बिफोर द लास्ट स्टॉप टुवर्ड्स फरीदपुर। तो ऐसे सुपर्ब कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस को देख के सभी बहुत खुश थे। कुश्तिया में पाकिस्तानी फोर्सेस का कंसंट्रेशन था लेकिन वहां पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं था। फरीदपुर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फरीदपुर को कैप्चर करने से पूरा पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का खात्मा हो जाएगा और 4 माउंटेन डिवीजन का एडवांस विद अल्फा स्क्वाड्रन शेड्यूल के भी बहुत आगे था, लेकिन कुश्तिया वाज अ आईसोर फॉर द 4 माउंटेन डिवीजन। तो भारतीय फौज फरीदपुर के इतना पास है, 9 इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी के इतने पास है, सिर्फ मधुमती नदी को क्रॉस करना है। अभी व्हाट विल द 4 माउंटेन डिवीजन एंड द अल्फा स्क्वाड्रन डू? अभी देख के तो लगता है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 और 1 मोर डे टू एडवांस टू फरीदपुर एंड टेक इट ऑन। तो अभी क्या होगा? कुश्तिया में जो ये दुश्मन बैठा है इसका क्या होगा और फरीदपुर में कितना इजीली भारतीय फौज पहुंचेंगे? तो जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था कि भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन के अंडर था द 62 माउंटेन ब्रिगेड, द 7 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड। तो ज्यादा से ज्यादा फाइटिंग किया था 4 माउंटेन डिवीजन का 62 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड। 41 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन को तो बैटल ऑनर ही मिल गया था और ये सब ऑपरेशंस में 45 कैवलरी के PT-76 टैंक्स ने बहुत ज्यादा ही फायर सपोर्ट दिया था। लेकिन 4 माउंटेन डिवीजन का 7 माउंटेन ब्रिगेड रिजर्व फोर्स में था और उसमें से सिर्फ एक ही बटालियन द 22 राजपूत रेजिमेंट ने दर्शना के अटैक में सिर्फ एक फॉर्मिंग अप पोजीशन का फोर्स की तरह ही एक्ट किया था, कोई डायरेक्ट एक्शन में अभी तक हिस्सा नहीं लिया था। तो
7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत रेजिमेंट को झिनाइदा में बुलाया गया था और इस बटालियन को मिशन दिया गया था टू अटैक कुश्तिया। और कुश्तिया को आजाद करने के बाद द 22 राजपूत रेजिमेंट वाज टू एडवांस ऑल द वे अप टू हार्डिंज ब्रिज। अगर भारतीय फौज हार्डिंज ब्रिज तक पहुंच गया तो पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का बाकी ऑपरेशनल कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। तो 22 राजपूत रेजिमेंट के साथ आने वाले थे द टैंक्स फ्रॉम द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि अल्फा स्क्वाड्रन के टैंक्स कहां पे थे अभी तक। मेजर पीके बत्रा खुद 6 टैंक्स मतलब 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स लेके मागुरा में पहुंच गए थे। तो अमंग्स द 14 टैंक्स ऑफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स 6 टैंक्स मागुरा में थे और सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का ट्रूप ऑफ टैंक्स जहां पे अभी 2 टैंक्स थे इंस्टेड ऑफ 3, क्योंकि एक PT-76 टैंक बैटल ऑफ स्वाधि में इमोबाइल हो गया था ड्यू टू एन एंटी टैंक माइन ब्लास्ट। एक ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस उत्तर नारायणपुर में थे। तो झिनाइदा में अभी 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स आ गए थे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का 2 टैंक्स और नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस का फुल ट्रूप ऑफ टैंक्स, ये टोटल 2 टैंक्स और 3 टैंक्स मतलब 5 टैंक्स जाने वाले थे विद द 22 राजपूत रेजिमेंट टू एडवांस टू कुश्तिया। तो पहले कुछ रिकॉन ऑपरेशंस कंडक्ट करना था टू नो मोर अबाउट द पाकिस्तानी फौज इन कुश्तिया। तो एक हेलीकॉप्टर लेके लेफ्टिनेंट जनरल तपेश्वर नारायण रायना जो जीओसी थे ऑफ द इंडियन आर्मीज 2 कोर और मेजर जनरल MS बरार, इन दोनों ने ये हेलीकॉप्टर लेके पहले कुश्तिया में पहुंच गए और आसमान से ही कुश्तिया के ऊपर नजर रख रहे थे। तो उनको कोई पाकिस्तानी फौज का हलचल नहीं दिखा और वो सोचे कि पाकिस्तानी फौज कुश्तिया छोड़ के भाग गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज था और वो लोग जब वापस आए तब कुश्तिया से एक जीप भारतीय फौज की तरफ आ रहे थे टुवर्ड्स झिनाइदा और ये जीप में बैठा था कुछ मुक्ति बाहिनी फाइटर्स। तो आपको शायद पता होगा मुक्ति बाहिनी फाइटर्स बहुत पहले से ही पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट अपना लड़ाई जारी रखे थे फॉर देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस और भारतीय फौज को पूरी तरह से मदद कर रहे थे। तो ये मुक्ति बाहिनी फाइटर्स जो जीप में आए थे ये भारतीय फौज को इन्फॉर्म किया कि कुश्तिया में कोई भी पाकिस्तानी फौज नहीं है। नो पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड ट्रूप्स आर प्रेजेंट इन कुश्तिया, यही वो बोले थे। लेकिन भारतीय फौज को यह पता नहीं था कि ये लोग एक्चुअली मुक्ति बाहिनी नहीं है, ये लोग एक्चुअली बंगाली राजाकार्स थे। राजाकार फोर्स जो थे वो पाकिस्तानी फौज के ब्रूटल ऑक्यूपेशन और एट्रोसिटीज जो बंगाली लोगों के ऊपर पाकिस्तानी फौज कर रहे थे उनको सपोर्ट करते थे। राजाकार फोर्स ने खुद पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके बहुत सारे इनह्यूमन एट्रोसिटीज किए ऑन द लोकल बंगाली पीपल। ये राजाकार फोर्स भारतीय फौज को बेवकूफ बनाने के लिए झिनाइदा में आके ये गलत इंफॉर्मेशन दिया था जानबूझ के मुक्ति बाहिनी का डिस्गाइज लेके, और अनफॉर्चुनेटली भारतीय फौज को इसका भड़क भी नहीं पड़ा। 22 राजपूत एंड द 5 टैंक्स लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर कुश्तिया की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर जो ये टैंक कॉलम को लीड कर रहे थे उन्होंने खुद बोला पहले जो बिल्ट अप एरिया होगा उसको क्लियर करना बहुत जरूरी था फॉर द इन्फेंट्री, क्योंकि ये 5 PT-76 टैंक्स जब कुश्तिया में आगे बढ़ेंगे तो हाउस टू हाउस क्लियर करना इन टैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं था। आपको पता होगा कि टैंक्स खुद से ही एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और ये टैंक्स जब मूव करते हैं तो आसपास के घरों को पहले इन्फेंट्री का काम होता है क्लियर करना ताकि टैंक्स के ऊपर कोई खतरा ना आ सके और टैंक्स इजीली इन्फेंट्री को फायर सपोर्ट दे सके। लेकिन कोई भी सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का बात नहीं सुना और ये 5 टैंक्स विद 22 राजपूत आगे बढ़ चले थे। उन सबको ऑर्डर दिया गया था कि कुश्तिया को सिक्योर करने के बाद आप एकदम हार्डिंज ब्रिज की तरफ पहुंचेंगे। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मधुमती रिवर, दीज आर रिवर्स एंड दीज आर रोड्स। तो दिस इज झिनाइदा जहां पे अभी भारतीय फौज के 7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत थे, और दिस इज द रोड लीडिंग टुवर्ड्स मागुरा जहां पे भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड थे, एंड दिस इज द रोड लीडिंग टू चुआडांगा। यहां पे उत्तर नारायणपुर के पास नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस के टैंक्स 3 PT-76 टैंक्स रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश करके बैठे थे और उनको भी झिनाइदा में लाया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक्स
सिर्फ 2 टैंक्स, वो भी झिनाइदा पहुंच चुके थे। तो यहां पे है जॉर्ज का 3 टैंक्स और सैम का 2 टैंक्स, मतलब टोटल 5 PT-76 टैंक्स। तो 22 राजपूत के साथ ये 5 टैंक्स जाने वाले थे, टेकिंग दिस रोड टू एडवांस टुवर्ड्स कुश्तिया। जैसे कि आपको बताया गया था, जो रिकॉनेसेंस मिशन और इंटेलिजेंस मिशन कंडक्ट किए गए थे, उसमें से पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया छोड़ के ये हार्डिंज ब्रिज लेके इस साइड में भाग गए थे, पद्मा रिवर को क्रॉस करके भाग गए थे। ये है हार्डिंज ब्रिज, ये है पद्मा रिवर, और यहां से एक ब्रांच मधुमती रिवर है। तो यही इंफॉर्मेशन था कि पाकिस्तानी फौज ये हार्डिंज ब्रिज लेके भाग गए हैं, यहां पे कोई भी पाकिस्तानी रेजिस्टेंस नहीं था। तो 22 राजपूत और ये 5 PT-76 टैंक्स अभी कुश्तिया की तरफ एडवांस कर रहे थे। तो ये 5 PT-76 टैंक्स आगे बढ़ रहे थे विद 22 राजपूत एंड द टैंक्स वर लीडिंग द एडवांस। सबसे पहले था नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस का PT-76 टैंक, लेकिन कुश्तिया के आसपास के जो गांव है वहां पे क्लोज इन करने के बाद ही ऑल ऑफ द टैंक्स इंक्लूडिंग द इन्फेंट्री ऑफ द 22 राजपूत नोटिस्ड दिस अनकैनी साइलेंस। मतलब थोड़ा ज्यादा ही सब कुछ चुपचाप था। एक्शन तो दूर की बात है, बहुत ज्यादा ही वो जगह चुपचाप और सुनसान था। तो तब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर अपने टैंक को कॉलम के आगे ले जाके सबको लीड कर रहे थे। अभी देखिए ये 5 PT-76 टैंक्स ऐसे जा रहे थे विद द 22 राजपूत रेजिमेंट। तो ये PT-76 टैंक्स को लीड कर रहे थे नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस। ये कैनाल को क्रॉस करने के बाद उन्होंने एक अनकैनी साइलेंस को जब नोटिस किया, तब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर जो अपने 2 टैंक्स के साथ पीछे थे, वो अपने टैंक लेके आगे आ गए थे। उसमें से एक टैंक था ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम। तो अभी सैम खुद लीड कर रहे थे और नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस उनके पीछे थे। तो और भी आगे जब सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर ये टैंक कॉलम को लीड करते करते जा रहे थे, तभी अचानक से पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक्स ने फायर ओपन किया। ये टैंक्स कहां था किसी को पता नहीं था, लेकिन ये M24 शैफी टैंक्स था फ्रॉम द पाकिस्तानी 29 कैवलरी रेजिमेंट। और ये टैंक्स का मेन गन का फायर एक के बाद एक भारतीय PT-76 टैंक्स को हिट करता रहा। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक डायरेक्ट हिट लिया एंड इट वाज टेकन आउट ऑफ एक्शन। यहां पे था हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक्स, जिनका कमांडर थे मेजर शेरुर रहमान, और उनके साथ था 1 कंपनी ऑफ द पाकिस्तानी 18 पंजाब रेजिमेंट। और इन पाकिस्तानी जवानों ने भी फायर खोल दिया था ऑन द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द 22 राजपूत रेजिमेंट। तो अभी सिचुएशन ऐसा था, ये 5 PT-76 टैंक्स और द 22 राजपूत रेजिमेंट एक बहुत ही खतरनाक एम्बुश में फंस चुके थे। सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर का टैंक एक डायरेक्ट हिट लिया था। He was a man who died by the gun। सेकंड टैंक ये एम्बैंकमेंट में चला गया था और साइड से दुश्मन को एंगेज करना शुरू कर दिया था, और एक पाकिस्तानी टैंक को उन्होंने हिट किया, लेकिन बाद में उनको भी ये पाकिस्तानी टैंक्स ने हिट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। नायब रिसालदार जॉर्ज थॉमस मारे गए थे। टोटल 7 टैंक क्रू मेंबर्स of these 5 PT-76 tanks were killed in action। 22 राजपूत रेजिमेंट का भी बहुत जवान मारे गए थे और पकड़े भी गए थे। ये था दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक एट द एंड, और ये पीछे आके कैनाल के पीछे आके फायर सपोर्ट देना शुरू कर दिया और एक और पाकिस्तानी टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनके सामने एक PT-76 टैंक को M24 शैफी टैंक ने हिट किया और वो एम्बैंकमेंट की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते स्टॉप हो गया था। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक टैंक का खात्मा होता गया था, लेकिन दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक ये कैनाल के पीछे आके एक के बाद एक फायर सपोर्ट दे रहा था, और 22 राजपूत रेजिमेंट का जो जवान था उनको एक्सट्रिकेट करने में बिजी हो गया था। 14 टैंक क्रू मेंबर्स को दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक सपोर्ट की वजह से उन्होंने अपने आप को वहां से एक्सट्रिकेट कर पाए थे। अबाउट 100 सोल्जर्स फ्रॉम द 22 राजपूत रेजिमेंट बच गए थे ड्यू टू द हेवी फायरिंग ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम का टैंक। 2 पाकिस्तानी टैंक्स खत्म हो चुके थे, लेकिन 5 में से 4 भारतीय टैंक्स
डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन दफादार चेरियन अब्राहम ने अपने मेन गन का फायर तब तक चालू रखा जब तक उनका लास्ट एम्यूनिशन, लास्ट शेल खत्म नहीं हुआ। उनका गन फायर करते करते लाल हो चुका था और अपना हेवी मशीन गन फायर से भी 22 राजपूत को फायर सपोर्ट दे रहे थे। पाकिस्तानी एम्बुश अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स ने बहुत कैजुअलिटीज ले लिया था। यहाँ पे ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एम्बुश था ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द एरिया। मेजर शेरुर रहमान, ये पाकिस्तानी 29 कैवलरी रेजिमेंट का ऑफिसर, was successful in leading this ambush और ये भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही दुखद भरी घटना था। लेकिन सिर्फ यही पे ही इस दुख भरी घटना खत्म नहीं होता है। 22 राजपूत के जवान जो कैप्चर्ड हुए थे पाकिस्तानी फौज के पास, उनके साथ जो पाकिस्तानी फौज ने किया वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत था अगेंस्ट द जेनेवा कन्वेंशंस। पाकिस्तानी फौज ने ये अनफॉर्चुनेट भारतीय जवानों को पैर के साथ रस्सी से बांध के उनको 2 पीस में काट दिया था। ये अनफॉर्चुनेट भारतीय जवानों के हाथ पैर काटे गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए थे और उनके शरीरों को म्यूटिलेट किया गया था। ये कोई भी इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन लॉ में नहीं था और ऐसा बर्ताव कोई भी प्रोफेशनल आर्मी नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इस घिनौनी हरकत को कमिट किया और कुश्तिया की तरफ भाग गए थे। बाद में ये सब लाश ऐसी बदतर हालत में मिला था भारतीय फौज को। 22 राजपूत का कैजुअलिटीज इस ऑपरेशन में बहुत ही हाई था और ये बदतर ट्रीटमेंट जो उनके फौजियों के साथ किया गया था, इसका इफेक्ट उनके मोरल के ऊपर भी पड़ा था। इन्हीं सब एट्रोसिटीज के लिए जब मेजर शेरुर रहमान पाकिस्तान में गए थे तभी भी उनको बहुत क्वेश्चनिंग किया गया था कि क्यों ये सब एट्रोसिटीज कमिट किया गया था उनके निगरानी पे इन ईस्ट पाकिस्तान ऑन द अनफॉर्चुनेट सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। 22 राजपूत के बचे कुचे जवान और द ओनली वन टैंक ऑफ दफादार चेरियन अब्राहम वहां से निकल के अपने जान बचा के झिनाइदा की तरफ चले गए थे। ये पूरा खतरनाक एम्बुश जो कुश्तिया में हुआ था, ये भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन को एकदम हिला दिया था, उनके ऑपरेशंस को स्टॉल कर दिया था। करीबन 100 भारतीय जवान ऑफ द 22 राजपूत रेजिमेंट सिर्फ दफादार चेरियन अब्राहम के वजह से जान लेके वहां से अपने आप को निकल पाए थे। 9 दिसंबर में कुश्तिया में यह डिजास्टर हुआ था और उसी रात में पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो अभी तक भागे नहीं थे कुश्तिया से, लेकिन तब ये कुछ M24 शैफी टैंक्स लेके और अपने ब्रिगेड को लेके कुश्तिया से भागना शुरू कर दिए थे। इस एम्बुश के लिए उन्होंने अपने फोर्सेस को चुआडांगा से भी एक्सट्रैक्ट कर पाए थे उसी रात और उसी रात भाग के वो हार्डिंज ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर दिए थे। उनका लास्ट गोल था that while escaping from Kushtia, they will defend the Hardinge Bridge. पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड 10th ऑफ दिसंबर के टाइम पे हार्डिंज ब्रिज को क्रॉस करके पद्मा नदी के उस पार पहुंच चुके थे। तो 9th ऑफ दिसंबर के जगह अगर 10th ऑफ दिसंबर भारतीय फौज कुश्तिया में पहुंचते तो उनको ये टाउन एकदम खाली मिलता। 22 राजपूत के साथ ऐसा हादसा नहीं होता और ये 5 के 5 टैंक्स और उनके क्रू मेंबर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स जिंदा होते। इस अनफॉर्चुनेट एम्बुश में सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवर्कर का मौत हो गया था और अपनी लीडरशिप और वीरता के लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तो अभी आप सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तानी फौज जो कुश्तिया में थे वो कुश्तिया छोड़ के भाग गए थे, लेकिन भारतीय फौज को यह पता नहीं था। भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन अभी अपना फुल फोर्स लेके कुश्तिया में हमला करने के लिए सोच लिए थे। मागुड़ा में उनका फोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन कुश्तिया का बदला लेना 4 माउंटेन डिवीजन का सर पे चढ़ गया था। तो 4 माउंटेन डिवीजन ने पहले मागुड़ा से 62 माउंटेन ब्रिगेड को पहले झिनाइदा में लाया था और उसके साथ 41 माउंटेन ब्रिगेड और द बाकी फाइटिंग फोर्सेस ऑफ द 7 माउंटेन ब्रिगेड को भी लाया था। 10th ऑफ दिसंबर में ये सब फोर्सेस एकदम इकट्ठा हो चुके थे द अटैक ऑन कुश्तिया और 10th ऑफ दिसंबर के दोपहर में ही भारतीय एयरफोर्स ने बहुत भारी बॉम्बिंग ऑपरेशंस किया ऑन द पाकिस्तानी कैंटोनमेंट्स एंड बैरक्स इनसाइड कुश्तिया सिटी।
11th of December में the entire 4 mountain division decided to push forward to कुश्तिया। पूरी भारतीय एक डिवीजन कुश्तिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। 11 दिसंबर के दोपहर 12 बजे The 41 Mountain Brigade led by Brigadier Tony Michigan अपने फोर्सेस को भेजे from the west inside कुश्तिया, लेकिन as a matter of surprise उनको एक खाली शहर मिला। खाली शहर का मतलब कि पाकिस्तानी फौज यहां पे नहीं था और इस शहर में सिर्फ बंगाली सिविलियंस था। सब भारतीय फौज को वेलकम कर रहे थे, लेकिन फाइट करने के लिए एक भी पाकिस्तानी जवान कुश्तिया शहर में नहीं था। और शाम के 5 बजे तक ऑन द सेम डे ऑफ द 11th of December कुश्तिया पूरा आजाद हो चुका था। तो कुश्तिया ऑलमोस्ट बिना युद्ध में कैप्चर हो चुका था, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट टैंक एम्बुश ने भारतीय फौज के ऑपरेशंस को 2 दिन के लिए स्टॉल कर दिया गया था। आप ये भूलिए मत कि भारतीय फौज का 4 माउंटेन डिवीजन का टारगेट था टू टेक द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन, और वो मधुमती नदी के वेस्ट बैंक में पहुंच गए थे आफ्टर द कैप्चर ऑफ मागुरा। पाकिस्तानी फौज इन 2 दिनों में अपने फोर्सेस को चुआडांगा से भी निकाल लिया और कुश्तिया से निकाल के हार्डिंज ब्रिज क्रॉस करके, पद्मा नदी को क्रॉस करके वो नॉर्थ की तरफ भाग गए थे। कुछ टोकन फोर्सेस हार्डिंज ब्रिज में थे, लेकिन कोई भी फाइटिंग फोर्स उस एरिया में और नहीं था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट टैंक एम्बुश के लिए बहुत ज्यादा ही खून देना पड़ा भारतीय फौज को। मेजर पीके बत्रा, who was very close to Second Lieutenant Samir Chandavarkar, still remembers and honors him as a soldier who died by the gun. तो ये था the final positions after the capture of कुश्तिया। पाकिस्तानी फौज का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया से भाग के पद्मा नदी को हार्डिंज ब्रिज के एरिया से क्रॉस कर गए थे। हार्डिंज ब्रिज के एरिया पे एक टोकन रेजिस्टेंस फोर्स रखे गए थे एंड दिस मच एरिया वाज नाउ इन पाकिस्तानी कंट्रोल। स्टिल ये डॉटेड लाइंस जो है दे आर स्टिल इन पाकिस्तानी कंट्रोल्स। मधुमती नदी के इस साइड पे है इन डॉटेड लाइंस द कैप्चर्ड एरिया ऑफ द सर्वाइविंग फोर्सेस ऑफ द 9th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी विद देयर हेडक्वार्टर्स एट फरीदपुर। भारतीय फौज का 62 माउंटेन ब्रिगेड अभी भी मागुरा में है और 4 माउंटेन डिवीजन का 7 माउंटेन ब्रिगेड जिनाइदा में आ गए थे। 62 माउंटेन ब्रिगेड बाद में जिनाइदा में कॉन्सेंट्रेट हो गए थे और 41 माउंटेन ब्रिगेड कुश्तिया को कैप्चर किए थे। द फाइनल एरिया अप टू द पद्मा रिवर एंड द मधुमती रिवर भारतीय फौज के कब्जे में है। This area is completely in the hands of the Indian Army. So now what will the 4 mountain division do? यहाँ पे दुश्मन का कुछ फोर्सेस है। हार्डिंज ब्रिज को क्लियर करना ऑन द पद्मा रिवर वाज इंपॉर्टेंट और मधुमती रिवर को क्रॉस करके फरीदपुर में जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो द 4 माउंटेन डिवीजन डिसाइड्स टू गो बोथ वेज। अल्फा स्क्वाड्रन का टैंक्स हार्डिंज ब्रिज के ऑफेंसिव में भी जाने वाला था और क्रॉस भी करने वाला था द मधुमती रिवर, लेकिन अल्फा स्क्वाड्रन का अभी 5 टैंक्स का टोटल नुकसान हो गया है। एक टैंक स्वाधि में इमोबाइल हो गया था और 4 टैंक्स कुश्तिया के एम्बुश में खत्म हो चुका था। दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अभी व्हाट विल मेजर पीके बत्रा एंड अल्फा स्क्वाड्रन डू? 4 माउंटेन डिवीजन इज इन डेस्परेट नीड ऑफ टैंक्स फॉर द ऑफेंसिव टुवर्ड्स फरीदपुर एंड हार्डिंज ब्रिज। 2 साइड में जाना पड़ेगा। तो हार्डिंज ब्रिज पे एडवांस करने के लिए मेजर पीके बत्रा को हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स मिला था, मतलब 6 टैंक्स। अभी स्क्वाड्रन के पास 9 टैंक्स था, लेकिन अभी 6 टैंक्स लेके हार्डिंज ब्रिज पे हमला करना जरूरी था। और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट से ब्रावो और डेल्टा कंपनी आने वाले थे। So on the 13th of December, these 2 rifle companies and 6 tanks led by Major P.K. Batra Hardinge Bridge पे पहुंच गए थे from their advance on from कुश्तिया। पहुंचने के साथ साथ ही उन्होंने नोटिस किया कुछ पाकिस्तानी हेवी बंकर्स जो एम्बैंकमेंट्स में बहुत ही टाइटली डिफेंडेड एरिया में बैठा था। उसके साथ पाकिस्तानी फौज जो हार्डिंज ब्रिज को डिफेंड कर रहा था, उनके पास एंटी टैंक हथियार थे और उस एरिया के एडवांस पे एंटी टैंक माइंस भी बिछा के रखे थे। तो जब ये 6 PT-76 टैंक्स और उनके साथ ये 2 गुरखा कंपनीज ने एडवांस करना शुरू कर दिया, तब भारतीय PT-76 टैंक्स ने टारगेट चूज करके
पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपने मेन गन का फायर से। जैसे जैसे बंकर्स का तबाही होना शुरू किया, वैसे वैसे गुरखाओं ने एडवांस करके पाकिस्तानी ट्रेंचेस और डिस्ट्रॉयड बंकर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी फौज के साथ हैंड टू हैंड फाइटिंग शुरू कर दिया। आपको शायद पता होगा कि बंकर्स से हेवी मशीन गन फायर डायरेक्ट किया जाता है, तो ये इन्फेंट्री के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसीलिए टैंक्स पहले से ही ये बंकर्स को निशाना बना के डिस्ट्रॉय करता है ताकि इन्फेंट्री इजीली जाके दुश्मन का खात्मा कर सके। तभी एक पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक फ्रॉम द 29th कैवलरी रेजिमेंट को स्पॉट किया गया था, जो हार्डिंज ब्रिज के ऊपर से भागना शुरू कर रहा था। पाकिस्तानी फौज के पास सिर्फ यही एक टैंक था इन द डिफेंस क्लोज टू द हार्डिंज ब्रिज, और मेजर PK बत्रा खुद निशाना लगा के उस पाकिस्तानी टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रहा पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक ऑन द हार्डिंज ब्रिज। 13 दिसंबर के दोपहर 12 बजे तक हार्डिंज ब्रिज से द लास्ट पाकिस्तानी सोल्जर वाज ईदर किल्ड और कैप्चर्ड और वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जो पाकिस्तानी फौजी भागे थे वो बाद में बंगाली गांव वाले के पास कैप्चर हो गए थे, और कुछ पाकिस्तानी जवानों को तो बंगाली सिविलियंस ने पीट के मार दिए थे। ये सब पाकिस्तानी जवान एक्चुअली बंगाली सिविलियंस का क्लोथिंग पहन के भागे थे, और शायद आपको ये पता नहीं है कि जेनीवा कन्वेंशंस का नियम है कि आपको अपना यूनिफॉर्म पहन के रखना है इफ यू आर कैप्चर्ड विदाउट वेयरिंग योर ओन यूनिफॉर्म, तो आप जेनीवा कन्वेंशंस का सेफ्टी और सिक्योरिटी शायद यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आसपास के मुक्ति बाहिनी भी ये भागते हुए पाकिस्तानी फौज को पकड़ के मार दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स और फौजी ने कितना सारा एट्रोसिटीज किया ऑन द लोकल बंगाली पॉपुलेशन। तो उनका गुस्सा था इन दुश्मन के ऊपर, और ये दुश्मन को सबक मिलना जरूरी भी था। हार्डिंज ब्रिज के ऑफेंसिव पे भारतीय फौज को बहुत सारे पाकिस्तानी हथियार मिले थे, जिसमें से था 12 3.7 इंच हाउइट्जर्स, 4 120 मिलीमीटर मोटर्स, 2 106 मिलीमीटर एंटी टैंक रिकॉइललेस राइफल्स, 4 हेवी मशीन गन्स, 20 जीप, 10 ट्रक्स और उसके साथ असॉर्टेड स्मॉल आर्म्स और उसके एम्यूनिशन। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है द हार्डिंज ब्रिज इज नाउ अंडर द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ब्रावो और डेल्टा कंपनीज ऑफ द 5th बटालियन ऑफ द 1st गोरखा राइफल्स रेजिमेंट पहुंच गए थे एट हार्डिंज ब्रिज, और उनके साथ हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स, मतलब 6 टैंक्स अंडर मेजर PK बत्रा पहुंच गए थे एट हार्डिंज ब्रिज। पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड भाग चुका था अक्रॉस द पद्मा रिवर। अभी टाइम था टू अटैक द पाकिस्तानी फोर्सेस एंड मूव अप टू फरीदपुर। अभी 4 माउंटेन डिवीजन का पूरा टारगेट था टू क्रॉस द बिग मधुमती नदी एंड कैप्चर द हेड ऑफ द 9th Infantry Division of the Pakistani Army, Major General M.H. Ansari. All the forces will now move here. The Indian Blitzkrieg was coming for the surviving stragglers of the Pakistani 9th Infantry Division. तो मधुमती नदी पे जो क्रॉसिंग्स करना था, वहां पे ये देखा गया था कि दिस नदी वाज अबाउट 500 मीटर्स वाइड, और इस नदी का स्पीड था अबाउट 4 नॉट्स। ये वाटर करंट का स्पीड है। और एक PT-76 टैंक, आपको पता है कि एक एम्फीबियस टैंक है जो लैंड पे तो चलता है और वो इजीली वाटर ऑब्स्टिकल को भी क्रॉस कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक लाइट PT-76 एम्फीबियस टैंक को एक नदी जैसा ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए नदी का स्पीड ही चाहिए मैक्सिमम 3 नॉट्स। यहां पे तो करंट का स्पीड है 4 नॉट्स। फिर भी भारतीय टैंक्स ने सोचा कि ये रिस्क लिया जाए, तो दुश्मन के बारे में थोड़ा इंटेलिजेंस गैदर किया गया और यह पता चला कि मधुमती नदी के उस साइड में 2 बटालियन स्ट्रेंथ पाकिस्तानी फॉर्मेशंस है जो इस नदी के रिवर बैंक को डिफेंड कर रहा है। लेकिन मागुरा के साइड से भारतीय फौज इजीली मधुमती नदी के वेस्टर्न बैंक को एकदम सिक्योर कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम था टैंक्स को लेके। ये जो 6 टैंक्स था अंडर द कमांड ऑफ मेजर PK बत्रा एट द हार्डिंज ब्रिज, उनको पहले कुश्तिया लाया गया, कुश्तिया से झिनाइदा लाया गया और उसके बाद मागुरा में लाया गया। और अभी अल्फा स्क्वाड्रन के पास 9 टैंक्स था। तो ये टैंक्स का कमी कैसे पूरा किया जाए? तो
इन टैंक्स का कमी पूरा करने के लिए ब्रावो स्क्वाड्रन से टोटल 6 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती को लाया गया था टू रीइंफोर्स अल्फा स्क्वाड्रन। अभी अल्फा स्क्वाड्रन के पास था 15 टैंक्स और मधुमती नदी को क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा पोजीशन जो मिला था भारतीय फौज को वो था द एरिया ऑफ कमारखली। एक क्रॉसिंग होने वाला था फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कमारखली और दूसरा क्रॉसिंग होने वाला था फ्रॉम द साउथ ऑफ कमारखली। आइए अभी मैप्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द बटालियंस ऑफ द इंडियन आर्मी वर गोइंग टू क्रॉस द मधुमती रिवर। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और स्प्रेड आउट लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्रॉसिंग का जो काम है ये भारतीय फौज का 62 माउंटेन ब्रिगेड और 7 माउंटेन ब्रिगेड ही करने वाला था। तो अभी आप देखिए फरीदपुर में पाकिस्तानी फौज के 9 डिवीजन के हेडक्वार्टर्स हैं और 2 बटालियन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी फोर्सेस ये पूरा मधुमती नदी के इस साइड को होल्ड करके बैठा है। तो मधुमती नदी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पद्मा रिवर जहां पे 57 ब्रिगेड भाग के बैठा है। मागुरा के इस साइड से जाता है द कुमा रिवर और 62 माउंटेन ब्रिगेड का मेन फाइटिंग फोर्सेस मागुरा छोड़ के मधुमती रिवर के आसपास बैठ गया था, इंक्लूडिंग द फोर्सेस फ्रॉम द 7 माउंटेन ब्रिगेड। 9 टैंक्स ऑफ अल्फा स्क्वाड्रन लेड बाय मेजर पीके बत्रा इस साइड पे थे। और आपको शायद ये कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये ग्रीन में क्यों है। ग्रीन में हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन टैंक्स PT-76 टैंक्स दिखाया गया है क्योंकि ये दूसरा एक स्क्वाड्रन से है फ्रॉम ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। ब्रावो स्क्वाड्रन का 6 टैंक्स इस ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहा था दी अल्फा स्क्वाड्रन को, इसीलिए ये ग्रीन में है। भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन द 4th सिख लाइट इन्फेंट्री, द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट एंड द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री जो पहले फाइटिंग्स में थे वो, और उसके साथ अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट मधुमती नदी के पास पहुंच गए थे। 7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत जो टैंक एम्बुश एट कुष्टिया में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी सफर किए थे वो भी आ गए थे टू टेक देयर रिवेंज फॉर व्हाट द पाकिस्तानीज डिड टू देयर ओन बटालियन एट कुष्टिया। 22 राजपूत का मोरल बहुत डाउन हो गया था और उस मोरल को रिवाइव करना बहुत जरूरी था, इसीलिए 22 राजपूत को जंग के लिए बुलाया गया था ताकि वो अपना बदला लेके अपना मोरल को हाई बना रखे। और उसके साथ आए थे द 2 नागा रेजिमेंट। तो नॉर्थ में है आरपाड़ा, निश्चिंतपुर और दुमेंग। यहां पे पहला क्रॉसिंग जो प्लान के मुताबिक था वो था कि 2 कंपनीज ऑफ द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट, दिस बटालियन अल्फा स्क्वाड्रन के PT-76 टैंक्स के साथ ये नदी को क्रॉस करने वाले थे, मतलब मधुमती नदी को क्रॉस करने वाले थे। और 22 राजपूत इस बटालियन ब्रावो स्क्वाड्रन, मतलब यहां पे दिखाई दे रहा है ग्रीन में ब्रावो स्क्वाड्रन, हाफा स्क्वाड्रन, उनके साथ क्रॉस करने वाले थे द मधुमती रिवर फ्रॉम द साउथ। और इस अटैक में 22 राजपूत लीड करने वाले थे। तो विद इन द 14th ऑफ दिसंबर 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पूरा मधुमती नदी के वेस्टर्न बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। उसी रात को 4 सिख लाइट इन्फेंट्री ने मधुमती नदी को क्रॉस किया ऑन लोकल कंट्री बोट्स। जैसा बांग्लादेश में बोट्स होता है वैसा बोट्स पे ही वो नदी को क्रॉस कर गया था रात के अंधेरे में, ताकि पाकिस्तानी फौज उनके ऊपर नदी के उस साइड से कोई आर्टिलरी फायर ना कर पाए। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री का क्रॉस करने के बाद 2 कंपनीज फ्रॉम द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने अल्फा स्क्वाड्रन के 9 टैंक्स के साथ मधुमती नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। पहले 7 PT-76 टैंक्स और उसके साथ 62 माउंटेन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स खुद और उनके साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ जो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर थे, वो टैंक्स के ऊपर बैठ के, मतलब पहला जो टैंक था लेड बाय मेजर पीके बत्रा हिमसेल्फ, अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर, उनके टैंक के ऊपर खुद बैठ के वो नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया था और टैंक को चला रहा था मेजर पीके बत्रा हिमसेल्फ। अभी देखिए PT-76 टैंक्स में क्या होता है कि उनके साथ फ्लोटेशन डिवाइसेस होता है और एक जेट प्रोपल्शन पंप पीछे रहता है ताकि PT-76 टैंक नदी में उतरने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ पाए थ्रू द वाटर्स। टैंक्स का ट्रैक्स अभी काम नहीं करता है, जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल बोट ये टैंक पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
तो ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ खुद इस टैंक के ऊपर बैठे थे और मेजर पी के बत्रा टैंक को चला रहे थे इन द वाटर इटसेल्फ। सोचिए ये कितना बड़ा हिस्टोरिकल बात है भारतीय फौज और भारतीय नागरिक के लिए कि ये हमारे आर्मी और हमारे टैंक्स ने कर दिखाया। इन 7 टैंक्स के ऊपर 2 कंपनीज ऑफ द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट चढ़ के बैठे थे और ये टैंक्स के साथ क्रॉस कर रहे थे मधुमती नदी को। अनफॉर्चुनेटली 7 क्यों 9 टैंक्स वर देयर विद अल्फा स्क्वाड्रन। देखिए यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, बाकी जो 2 टैंक्स था उनका फ्लोटेशन डिवाइसेस काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको मधुमती नदी के वेस्ट बैंक पे छोड़ के जाना पड़ा। यह भी एक मैन पावर का फेलियर है, लेकिन क्या करें। दिस इज द फाइनल सिचुएशन ऑन द 15th of December। अल्फा स्क्वाड्रन के 7 टैंक्स मधुमती नदी को क्रॉस करके इस साइड पहुंच गए विद द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट एंड द 4th सिख लाइट इन्फेंट्री बोट्स में ये मधुमती नदी को क्रॉस करके उस साइड पहुंच गए हैं। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इस साइड मतलब वेस्ट साइड ऑफ द मधुमती रिवर को पूरा सिक्योर करके रखे हैं। अल्फा स्क्वाड्रन के 2 टैंक्स फ्लोटेशन डिवाइस के लिए नदी को क्रॉस नहीं कर पाए तो वो लोग पीछे रह गए। 2 नागा रेजिमेंट नदी के इस साइड को अपना कब्जे में रखे थे विद 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स टू प्रोवाइड फायर सपोर्ट और ब्रावो स्क्वाड्रन के अनदर ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती नदी के उस पार पहुंच गए थे विद द 22 राजपूत रेजिमेंट द वुंडेड बटालियन। उसी दिन सुबह में दुश्मन के कैंप में कुछ खलबली मच चुका था। एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट ने इन टैंक्स को क्रॉस करते हुए देख लिया था और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाके बोला कि कुछ तोप मधुमती नदी को क्रॉस कर रहा है। ये जो पाकिस्तानी कमांडिंग ऑफिसर थे ये कुछ ही देर पहले अपने नींद से उठे थे, तो उन्होंने बोला शायद वो कोई बुलॉक कार्ट्स होगा। बंगाली गांव वाले कुछ गाय लेके नदी को क्रॉस कर रहा था। तो पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट ने उनके कमांडिंग ऑफिसर से बोला कि गाय के ऊपर तोप कैसे लगा है। दुश्मन को भी यह बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि भारतीय टैंक्स इतना दूर तक आ जाएंगे उनका पीछा करते करते, कि भारतीय टैंक्स इतना बड़ा मधुमती नदी को क्रॉस करके उनको मारने के लिए इतना दूर आ सकते हैं। पाकिस्तानी फौज ने अभी तक जहन्नुम नहीं देखा है कि उनके साथ अभी क्या होने वाला है। पाकिस्तानी फोर्सेस का मिक्स्ड ट्रूप्स 2 बटालियन स्ट्रॉन्ग रफली दुमेन, निश्चिंतपुर, आरपाड़ा, कमालखली और आतापुर में बैठे थे और ये सब रोड से कनेक्टेड थे एंड दिस इज द मेन रोड लीडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स फरीदपुर। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का सिर्फ एक ही बटालियन अभी पीछे था, द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री, और 7 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन नदी के उस साइड था, द 22 राजपूत रेजिमेंट। अभी 15th of December इस डे में मेन हमला शुरू होने वाला था और द फाइनल ऑफेंसिव टुवर्ड्स फरीदपुर। तो 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट के साथ टोटल 6 टैंक्स था फ्रॉम ए स्क्वाड्रन और ये 6 टैंक्स और ये बटालियन मिलके दुमन को कैप्चर कर लिया था। उस दिन 11 बजे दुमेन का कैप्चर होने के बाद उन्होंने निश्चिंतपुर में एडवांस करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये एडवांस बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत ज्यादा मड और स्वाम्स था और ये क्रॉस कंट्री मूवमेंट both difficult था for these 6 tanks and the soldiers of the 2nd battalion of the 9th Gurkha Rifles regiment। लेकिन as the advance progressed tanks का मूवमेंट और भी स्लो हो गया था। देखिए जब स्वैम्प और ज्यादा मिट्टी की एरिया में से टैंक जाना चाहता है तब वो टैंक्स का मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है। टैंक्स को और भी मूव करके और भी जगह ढूंढ के इजीली जाने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है एंड दिस टेक्स अ वैल्यूएबल टाइम। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट को टैंक्स के बिना ही हमला लॉन्च करने के लिए ऑर्डर दिया था ऑन निश्चिंतपुर और पाकिस्तानी फौज को निश्चिंतपुर में ये गुरखा सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ने मार मार के भगाना शुरू कर दिया था। मीनवाइल ये 6 टैंक्स को 4 सिख लाइट इन्फेंट्री को दिया गया था टू सपोर्ट देयर असॉल्ट ऑन आरपाड़ा। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री इस बटालियन आरपाड़ा में पाकिस्तानी डिफेंसेस के सामने पिन डाउन हो गए थे। पाकिस्तानी डिफेंसेस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और 4 सिख लाइट इन्फेंट्री अपना पूरा दम लगा दिया था इन डिफेंसेस को तोड़ने के लिए। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर खुद
ये टैंक्स के साथ अपने जवानों को लिंक अप कर दिया था और ये टैंक्स आके एक के बाद एक दुश्मन का बंकर तबाह करना शुरू कर दिया था अपना मेन गन का फायर से। ये टैंक्स रिस्क लेके दुश्मन के इन्फेंट्री जो सिर्फ 25 मीटर दूर थे उनके ऊपर अपना फायर खोल दिए थे विद देयर मेन गन। दुश्मन को छल्ली छल्ली कर दिया था। दोपहर के 3 बजे तक भारतीय फौज के 4th सिख लाइट इन्फेंट्री ने आरपाड़ा को कैप्चर कर लिया था। उसी वक्त 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने निश्चिंतपुर से पाकिस्तानी फौज को भगा दिया था परमानेंटली। ये कुछ सर्वाइविंग पाकिस्तानी ट्रूप्स भाग के कमारखाली पहुंच गए थे एंड बाद में फरीदपुर की तरफ भागना शुरू कर दिए थे। तो जैसे आपको सिचुएशन दिख रहा है, 4 सिख लाइट इन्फेंट्री और ए स्क्वाड्रन का 7 टैंक्स अभी आरपाड़ा में पहुंच गए हैं। आरपाड़ा इज इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी फौज भाग रहे हैं टुवर्ड्स फरीदपुर। निश्चिंतपुर में और दुमेन में 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट बैठ गए थे और कमारखाली वाज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एनसर्कल्ड। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अभी मधुमती नदी को क्रॉस कर लिया और ये जो रोड है आपको दिखाई दे रहा है, द रोड्स, ये जो रोड है लिंकिंग आरपाड़ा एंड कमारखाली, यहां पे एक रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का काम 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को दिया गया था। तो आरपाड़ा दोपहर के 3 बजे कैप्चर हुआ था और 4 बजे मेजर पीके बत्रा जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे और यहां पे ही थे, उनको 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को रीइंफोर्स करने के लिए इस आरपाड़ा और कमारखाली जो रोड है यहां पे आने के लिए बोला गया था। 2 कंपनी ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री यहां पे अपना डिफेंसेस गार्ड के बैठ गए थे। तो 15 दिसंबर के शाम को जस्ट बिफोर लास्ट लाइट 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस रोड ब्लॉक पे हमला किया था, लेकिन ये 2 कंपनीज ऑफ द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और ये टैंक्स ऑफ मेजर पीके बत्रा ने इस हमले को पूरा नाकाम कर दिया था। 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स में से 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और बाकी सब इधर घायल थे या भाग गए थे टुवर्ड्स कमारखाली। उसके बाद इस रोड ब्लॉक पे एक और काउंटर अटैक भेजा गया था, लेकिन उसको भी भारतीय फौज और टैंक्स ने पूरा बर्बाद कर दिया था। 16 दिसंबर के सुबह में भी पाकिस्तानी फौज ने तीसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया इस रोड ब्लॉक पे और यह भी नाकाम हुआ था। तो मीनवाइल 22 राजपूत ने कमारखाली और आतापुर को लिंक करने वाला जो रोड है इसको भी ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे अपना डिफेंसेस और मशीन गन नेस्ट बिठा लिया था विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स फ्रॉम ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती यहाँ पे था। तो मैंने एक दूसरा मैप इसीलिए बनाया क्योंकि पिछले मैप में द एरिया ऑफ लक्ष्मीपुर वाज नॉट देयर। लक्ष्मीपुर एक मेजर एरिया था जिसको कैप्चर करना अभी भी बाकी था। तो 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने लक्ष्मीपुर में हमला करने के लिए सोच लिया था। तब दिस 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती ये लक्ष्मीपुर में हमला करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन यहां पे ही मेजर चक्रवर्ती वाज वुंडेड फ्रॉम shrapnel burst क्योंकि पाकिस्तानी फौज फ्रॉम फरीदपुर हैड ओपनड अप मैसिव आर्टिलरी barrages ऑन द पोजीशंस ऑफ द टैंक्स एंड द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट। तो मेजर चक्रवर्ती को स्पाइनल इंजरीज हुआ था फ्रॉम द shrapnel burst एंड दफादार केसी मैथ्यू टुक ओवर ट्रूप ऑफ PT-76 tanks of Bravo Squadron to enter this assault and eventually 2nd Battalion of the 9th Gurkha Rifles Regiment पाकिस्तानी फौज को लक्ष्मीपुर से भी हटा दिया था। तो 15 दिसंबर के रात को ही 4 सिख लाइट इन्फेंट्री और ये ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ दफादार केसी मैथ्यू ने हमला लॉन्च कर दिया ऑन द पाकिस्तानीज एट कमारखाली। दफादार केसी मैथ्यू का लीडरशिप इतना जबरदस्त था, उन्होंने अपना ट्रूप ऑफ टैंक्स 3 टैंक्स को एग्जेम्पलरी तरीके से लीड किया था और एक के बाद एक निशाना लगा के पाकिस्तानी फौज के बंकर्स को तबाह करना शुरू कर दिया। उनका हमला इतना ही स्विफ्ट था कि पाकिस्तानी फौज ने सोचा कि 3 टैंक्स के बजाय यहां पे पूरा भारतीय टैंक का स्क्वाड्रन ही आ चुका है। भारतीय टैंक्स बहुत स्विफ्टली फायर ओपन करके अपना पोजीशंस चेंज करके अगेन अपना मेन गन का फायर ओपन करते थे। पाकिस्तानी फौज एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इतना फायर इतना कम टाइम में भारतीय टैंक्स कैसे उनके ऊपर दाग रहे थे और उनको तबाह कर रहे थे। 16 दिसंबर के सुबह तक जबरदस्त फाइटिंग चला और 10 बजे पाकिस्तानी फौज फाइनली कमारखाली छोड़ के भाग गए टुवर्ड्स फरीदपुर। कमारखाली वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट टास्क था
to finally advance to फरीदपुर। तो शायद आपको याद होगा मेजर पीके बत्रा खुद अपना 7 टैंक्स लेके आरपाड़ा और कमार खाली के जो रोड है वहां पे 2 कंपनीज फ्रॉम द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ डिफेंसिव पोजीशंस लेके बैठे थे। 16 दिसंबर के सुबह उनको ऑर्डर्स मिला टू एडवांस टुवर्ड्स फरीदपुर विद हिज ओन टैंक्स। तो वो अपना 6 टैंक्स लेके डायरेक्टली आरपाड़ा से निकल पड़े थे टुवर्ड्स फरीदपुर। जस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम फरीदपुर उन्होंने एक पाकिस्तानी जीप को स्पॉट किया जिसके ऊपर सफेद झंडा लहरा रहा था। तो एज पर द रूल्स ऑफ वॉर, सफेद झंडा का मतलब कि आप इस टारगेट के ऊपर फायर ओपन नहीं करेंगे। तो मेजर पीके बत्रा अपना टैंक लेके खुद आगे बढ़े और ये जीप में जो पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलने गए। तो उनको पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का GSO 1 था, लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर हक यहाँ पे था और वो आए थे कोई भी भारतीय फौज जो इस एरिया में है उनके साथ सरेंडर का फॉर्मेलिटीज डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल MH अंसारी ने यह ठान लिया था कि अभी वो भारतीय फौज के पास फाइनली सरेंडर करेंगे बिफोर एनी मोर ब्लडशेड हैपेंस ऑन द वे टुवर्ड्स फरीदपुर। तो मेजर पीके बत्रा लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर उल हक के साथ बात करने के बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ जो मधुमती नदी के उस पार सबसे सीनियर मोस्ट भारतीय कमांडर थे उनके साथ बात किए, उनको इन्फॉर्म किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने इन्फॉर्म किया मेजर जनरल MS बरार को, GOC ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन। और फाइनली दोपहर के 3:30 बजे मेजर जनरल MS बरार ने पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल MH अंसारी का ऑफिशियल सरेंडर लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ एंड अदर टॉप ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन 4 माउंटेन डिवीजन। इस हमले के बाद पूरा पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन हैड फाइनली कोलैप्स्ड। तो अभी आप अल्फा स्क्वाड्रन के फाइनल रूट ऑफ एडवांस एंड द एंटायर एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन को देख पा रहे हैं। भारतीय फौज ने फ्रॉम द बॉर्डर टू ऑल द वे टू फरीदपुर आ चुके हैं। भारतीय फौज का एक्सट्रीम फाइटिंग फ्रॉम जीवन नगर, दर्शना, झिनाइदा, कोटचांदपुर, बीच पे स्वाभी, कुश्तिया में जो डिजास्टर हुआ, उसके बाद मागुरा, मधुमती नदी को क्रॉस करके यहाँ पे जो हमला करके फाइनली फरीदपुर में जो पहुंचे हैं अल्फा स्क्वाड्रन। इतना ज्यादा फाइटिंग के बाद फ्रॉम द 27th of November to the 16th of December ये पूरा रिकॉर्डेड है इन दिस मैप ऑल द वे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया टू हियर। अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर मेजर पीके बत्रा, 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ एंड 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल MS बरार फरीदपुर में पहुंच के पाकिस्तानी फौज का फाइनल सरेंडर लिया था। तो दिस इज द लेजेंडरी मार्च ऑफ अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट जिसने बांग्लादेश की लड़ाई में इतिहास रच के गया है। तो मेरा दिल से नमस्कार और ग्रेटिट्यूड है फॉर द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। मैं दिल से थैंक्स देना चाहता हूं टू मेजर जनरल पीके बत्रा, द सेम मेजर पीके बत्रा जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे, जो खुद मुझसे बात करके ओवर द टेलीफोन केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द बैटल्स एंड अपना खुद का बैटल एक्सपीरियंस से शेयर किया था, जिसके लिए ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने में बहुत ही आसानी हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा थैंक्स मैं देना चाहता हूं टू कर्नल नितिन साहब। अगर आप नहीं होते साहब तो ये वीडियो सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज पॉसिबल ही नहीं होता। मुझे पता था अबाउट मेजर पीके बत्रा एंड द अल्फा स्क्वाड्रन, लाइक हाउ सिविलियंस आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेस नो अबाउट इट, बट साहब आपके लिए ही ये पॉसिबल हुआ है। आपसे बात नहीं करते तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं चलता, और मुझे अगर पता नहीं चलता तो ये वीडियो सीरीज बनाना इम्पॉसिबल था। आपने जो इंफॉर्मेशन और जो डेटा मुझे दिया है, इसीलिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूं सर। थैंक यू 45 कैवलरी रेजिमेंट फॉर योर ग्लोरियस सर्विसेज इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। आपके पूरा रेजिमेंट के लिए मेरा दिल से सलाम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।